ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 69। नया साल आ चुका था और अर्जुन कपूर काफी व्यस्त था। नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के 4% स्वामित्व के साथ अब अर्जुन के पास कुल 15% हिस्सेदारी थी। नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के अध्यक्ष के अनुसार कुछ शीर्ष सेवानिवृत्त विशेष बल के सैनिकों को स्थानांतरित कराना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। इसी समय अर्जुन के पास 53 अंक थे और वह दूसरे स्तर की प्रणाली को अपग्रेड करने के एक कदम और करीब था। अब समय काफी हो चुका था, इसलिए उसने फैसला किया कि वह नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के प्रमुख से कल संपर्क करेगा। बधाई हो अध्यक्ष महोदया। एक कुलीन महिला की वेशभूषा में एक महिला आए और ईशा पटेल का अभिवादन किया। बात पूरी करने के बाद उसने अर्जुन की ओर सिर हिलाया। ये मैडम सिन्हा हैं, धन्यवाद। ईशा ने शिष्टाचारपूर्वक उत्तर दिया। बहुत समय हो गया, वहाँ कुछ दोस्त हैं, क्या हम उनसे जाकर बात करें? उस महिला ने कुछ दूरी पर खड़ी 4-5 महिलाओं के एक छोटे से समूह की ओर इशारा किया और आमंत्रित किया। ठीक है, ईशा ने सिर हिलाया, मैं जाकर अभिवादन कर लेती हूँ। अर्जुन के कान में हल्की फुसफुसाहट के बाद वह उस महिला के साथ चली गई। अब जाकर ईशा ने राहत की सांस ली। अभी कुछ समय पहले तक उसकी धड़कनें बहुत तेज थीं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन का सामना कैसे करे। मैडम सिन्हा के आने से उसे थोड़ा संभलने का मौका मिला। पहले तो उसने बस अर्जुन को आमंत्रित किया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि चीज़ें इस हद तक बढ़ जाएंगी। जैसे ही विक्रम चौधरी ने सवाल किए और उसे अपनी बहन वेदिका पटेल की कही बात याद आई, उसने हिम्मत जुटाकर अर्जुन को चूम लिया। अब जब वह अपनी ही हरकतों के बारे में सोच रही थी, उसकी धड़कनें फिर से तेज हो गईं। हालांकि वह शर्मिंदा थी, लेकिन उसे अपने निर्णय पर पछतावा नहीं था। वह अपनी बहन की बात याद कर रही थी। ये पहली बार था जब वह किसी के लिए आकर्षित हुई थी। ईशा इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। दूसरी ओर अर्जुन ने खुद के लिए एक गिलास शराब डाली, तभी विक्रम चौधरी अचानक उसके पास आ गया। लड़के, मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, तुरंत ईशा पटेल से रिश्ता तोड़ ले और मुंबई से निकल जा, नहीं तो तुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विक्रम ने धीमे स्वर में धमकी दी। ईशा से अलग हो जाऊं, मुंबई छोड़ दूं, हाँ, सिर्फ तेरी धमकी पर। अर्जुन उसकी बातों से हंस पड़ा। वह खुद को क्या समझता है? वह तो पहले ही हैदराबाद के ताकतवर रेड्डी परिवार से टकरा रहा है और अब ये लड़का उसे धमकी दे रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, विक्रम ने अर्जुन को घूरते हुए कहा। बस देख लेना, तुझे अभी जो कहा उस पर पछतावा होगा। इसके बाद उसने अपना फ़ोन निकाला और एक कोने में चला गया, मानो कुछ इंतजाम कर रहा हो। अर्जुन ने इस मस्खरे को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और अपने परिवार के भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचने लगा। मिस्टर कपूर। कुछ मिनट बाद एक चौंकाने वाली आवाज़ आई। अर्जुन ने मुड़कर देखा तो पाया कि वह यशवंत ग्रुप का प्रमुख अरुण मल्होत्रा था। अरे मिस्टर अरुण, मैंने नहीं सोचा था कि मैं आपसे यहाँ मिलूंगा, ये तो बड़ा संयोग है। वेंकाई इंटरनेशनल होटल में दिन में विनहेग सॉफ्टवेयर ग्रुप के मालिक को अर्जुन के साथ दोस्ताना व्यवहार करते हुए देखकर अरुण अब उसे और अधिक सम्मान देने लगा था। मिस्टर कपूर, आइए, मैं आपको कुछ खास लोगों से मिलवाता हूँ। ये कहकर अरुण ने अर्जुन को भोज कक्ष से बाहर निकाला और बगल में एक छोटे लाउंज में ले गया। वहाँ पहले से ही 3 लोग मौजूद थे जो मुंबई के जाने माने धनकुबेर थे। वे भी इस समारोह में आए थे, लेकिन उनका दर्जा ऊंचा था, इसलिए उन्होंने आम भोज कक्ष में रहने के बजाय यहाँ आना पसंद किया था। मैं आपको परिचय कराता हूँ। यह मिस्टर कपूर हैं। हमारे यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप और विनहेग सॉफ्टवेयर ग्रुप की साझेदारी इनकी पहल पर हुई थी। अरुण ने बड़े सम्मान के साथ अर्जुन का परिचय दिया। ये सुनते ही लाउंज में मौजूद अन्य धनकुबेरों की आंखें चमक उठीं। वाह, तो यह वही मिस्टर कपूर हैं जो विनहेग सॉफ्टवेयर ग्रुप के मालिक के करीबी दोस्त हैं। अब तक जो लोग खुद को बहुत ऊंचा समझते थे, वे अर्जुन के सामने विनम्रता से झुकने लगे। मिस्टर कपूर, यह अग्रवाल कंपनी के चेयरमैन मृदुल अग्रवाल हैं, और यह हैं यशवंत ग्रुप के प्रमुख विक्रमनाथ चौधरी। अरुण ने एक एक कर परिचय कराया। मिस्टर कपूर युवा हैं और बहुत प्रतिभाशाली हैं, मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ। तीनों में से विक्रमनाथ चौधरी ही अर्जुन की सबसे ज़्यादा चापलूसी कर रहे थे। उनकी कंपनी हाल ही में मुश्किल दौर से गुजर रही थी और ऐसे में किसी बड़े बिजनेस टाइकून से संबंध बनाना उनके लिए सोने पे सुहागा था। कुछ देर बाद विक्रमनाथ बहाने से बाथरूम जाने के बहाने उठे और अपने बेटे को ढूंढने चल पड़े। अरे, वह लड़का कहाँ चला गया? दूसरी ओर विक्रम चौधरी भोज कक्ष में अर्जुन को खोज रहा था, लेकिन वह उसे कहीं नहीं दिखा। अभी उसने अपने छोटे भाई से संपर्क किया था और योजना बनाई थी कि भोज खत्म होने के बाद वेंकाई इंटरनेशनल होटल के बाहर अर्जुन को सबक सिखाएगा।
लेकिन जब उसने अर्जुन को रोकने की कोशिश की तो पाया कि वह पहले ही गायब हो चुका था। हम जरूर डर कर भाग गया होगा, विक्रम चौधरी ने गर्व से सोचा। तभी उसके पिता विक्रमनाथ चौधरी उसके पास आए और गंभीर स्वर में बोले, मैंने अभी एक बड़े आदमी से मुलाकात की है, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। कुछ ही देर में वह लाउंज पहुंचे और विक्रमनाथ ने अर्जुन के सामने अपने बेटे को प्रस्तुत किया। मिस्टर कपूर, यह मेरा बेटा है, मैं इसे आपसे मिलवाना चाहता हूँ। बेवकूफ़, जल्दी से मिस्टर कपूर को नमस्कार करो। विक्रम चौधरी ने जैसे ही सिर उठाया और अर्जुन को देखा, वह मानो बिजली का झटका खाकर जड़ हो गया। अध्याय 70। दोनों इतने व्यस्त थे कि उन्हें अगले दिन तक इंतजार करना पड़ा। क्या क्या तुम हो? विक्रम चौधरी की आवाज़ कांप रही थी और वह अस्थिर सा हो गया। पिता, क्या यही वह बड़ा आदमी है जिसके बारे में आपने बात की थी? उसने अजीबोगरीब चेहरे के साथ अपने पिता से पूछा। हाँ, क्या तुम पहले से ही मिस्टर कपूर को जानते हो? विक्रमनाथ चौधरी ने उत्सुकता से पूछा। उसे लगा कि उसका बेटा और अर्जुन पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। हम अभी अभी मिले हैं, कुछ समय पहले इसने मुझे मुंबई से निकल जाने के लिए कहा था, अर्जुन ने लापरवाही से कहा। ये सुनते ही विक्रमनाथ चौधरी भी स्तब्ध रह गया। वहां मौजूद बाकी लोग पिता पुत्र की ओर हंसी और सहानुभूति भरी नजरों से देखने लगे। वाह, बुजुर्ग चौधरी ने वाकई एक अच्छा बेटा पाला है। इसने मिस्टर कपूर को ही मुंबई छोड़ने के लिए कह दिया। कितनी हिम्मत की बात है। जहां तक विक्रमनाथ का सवाल था, उसके सामने जैसे अंधेरा छा गया और उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसके बेटे ने कुछ समय पहले ही उससे कसम खाई थी कि वह कभी कोई समस्या नहीं खड़ी करेगा, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो वह बहुत बड़ा कांड कर बैठा। क्या तुमने वाकई मिस्टर कपूर से ऐसा कहा था? विक्रमनाथ ने गुस्से में दांत पीसते हुए अपने बेटे से पूछा। पिता, मैं विक्रम चौधरी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। जैसे ही उसने अपने बेटे को हिचकिचाते देखा, विक्रमनाथ को सच्चाई समझ में आ गई। धड़ाम, गुस्से में आकर उसने एक जोरदार तमाचा अपने बेटे को जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि विक्रम का चेहरा तुरंत लाल और सूज गया। नालायक, तुझे मिस्टर कपूर से ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? तू समझता क्या है खुद को? गुस्से में विक्रमनाथ ने आगे बढ़कर अपने बेटे को जोर से लात मार दी। फिर उसने अपने चमड़े के जूते उतारकर उससे बेटे की पिटाई शुरू कर दी। आह, मत मारो पिता, मत मारो, विक्रम दर्द से चिल्लाने लगा। उसके पिता के जूते असली मगरमच्छ की खाल के थे, जिससे मार बहुत ज्यादा दर्दनाक थी। काफी देर तक मारने के बाद जब विक्रम पूरी तरह से काला नीला पड़ गया, तब विक्रमनाथ रुका। मिस्टर कपूर, मैंने अपने बेटे की सही परवरिश नहीं की, यह मेरी गलती है। विक्रमनाथ अर्जुन के सामने झुककर माफी मांगने लगा। मैं इस नालायक को अभी घर ले जाकर परिवार के नियमों से सजा दूंगा। नहीं पिता, कृपया नहीं। परिवार के नियम सुनकर विक्रम चौधरी के चेहरे पर डर छा गया और उसने तुरंत दया की भीख मांगी। इसके बाद विक्रमनाथ अपने बेटे को लेकर जाने ही वाला था कि अर्जुन ने कहा, आगे से मुझे यह मुंबई में दिखाई नहीं देना चाहिए, समझे? वह इस मस्खरे को देखना नहीं चाहता था और ना ही ईशा को इसे दोबारा सामना करना चाहिए। समझ गया मिस्टर कपूर, मैं इसे तुरंत मुंबई से निकाल दूंगा और यह कभी वापस नहीं आएगा, विक्रमनाथ ने बार बार वादा किया। इसके बाद वह अपने बेटे को जबरदस्ती घसीटते हुए वहां से ले गया। अर्जुन कुछ समय तक अरुण मल्होत्रा और अन्य लोगों से बातचीत करता रहा, फिर वह भोज कक्ष में वापस आ गया। तुम कहाँ चले गए थे? ईशा पटेल उत्सुकता से उसके पास आए और पूछा। ईशा, अब से तुम मुंबई में उस घिनौने विक्रम चौधरी को कभी नहीं देखोगी, अर्जुन ने कहा। ईशा की आंखें चमक उठीं और उसके दिल को सुकून मिला। वह उसके लिए इतना परवाह करता था। जब उसने अर्जुन की ओर फिर से देखा तो उसकी आंखों में कोमलता झलक रही थी। धन्यवाद, ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। कुछ समय बाद जब भोज समाप्त होने का समय हो गया तो अर्जुन और ईशा साथ में बाहर निकले। जैसे ही वे वैंकाय इंटरनेशनल होटल के एलिवेटर से नीचे आए, बातों और हंसी में लीन थे, वहीं पास में खड़ी एक मध्यम आयु वर्ग की महिला हैरान रह गई। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और चोरी छिपे ईशा और अर्जुन की एक तस्वीर खींच ली। इससे पहले ईशा ने वैंकाय इंटरनेशनल होटल में दर्जनों कमरे बुक किए थे, जो देश भर से आए पटेल परिवार के प्रतिनिधियों के लिए थे। वह महिला भी उन्हीं में से एक थी और साथ ही पटेल परिवार की सदस्य भी थी। ईशा पूरे पटेल परिवार की युवा पीढ़ी में एक प्रमुख नेता थी और उस पर सभी की नज़र थी। खासकर उसकी शादी को लेकर पूरे परिवार में चर्चा थी। अब उसने अपनी आंखों से देखा कि ईशा किसी लड़के के साथ हंसते बोलते बाहर जा रही थी। एक अनुभवी महिला होने के नाते उसने ईशा के हावभाव से अंदाज़ा लगा लिया कि उनके बीच रिश्ता सामान्य नहीं था। इसलिए उसने जानबूझकर उनकी तस्वीर खींची। ये तस्वीर बहुत काम आएगी। अचानक मुंबई आने से उसे यह अप्रत्याशित फायदा मिल गया था। उसने फोटो को देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान दी। अब वह इस तस्वीर का उपयोग कुछ बड़ा करने के लिए करने वाली थी। पटेल परिवार के अंदर प्रतिस्पर्धा भी बहुत तीव्र थी।
समय तेजी से बीत गया। अगली सुबह नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के अध्यक्ष आदित्य जोशी ने उन सभी पुराने अधिकारियों को फिर से अपने कार्यालय में बुलाया जो इस मुद्दे पर विरोध कर रहे थे। अरे भाई, ये तो सिर्फ कुछ विशेष बल के सदस्यों का स्थानांतरण है, इससे उनकी टीम की क्षमता पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, आदित्य जोशी ने कहा और अर्जुन का समर्थन किया। नहीं, यह नियमों के विरुद्ध है, ये कंपनी की नीति के खिलाफ है। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने सिर हिलाते हुए विरोध किया। ये देखकर आदित्य जोशी गुस्से से तमतमा गया और मामला फिर से ठप हो गया। तभी अर्जुन का फोन आया। मिस्टर कपूर, हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ये वरिष्ठ अधिकारी अभी भी सहमत नहीं हैं, आदित्य जोशी ने निराशा से कहा। असहमत? मिस्टर जोशी, स्पीकर ऑन कर दो, मैं उनसे बात करता हूँ। आदित्य जोशी ने स्पीकर ऑन कर दिया। मिस्टर कपूर, हम कुछ नहीं कर सकते, ये कंपनी के नियम हैं, नियम नहीं तोड़े जा सकते। अर्जुन के बोलने से पहले ही वे लोग अपनी सफाई देने लगे। तो फिर जब 6 महीने पहले मिस्टर वर्मा ने 6-7 विशेष बल के लोगों को ट्रांसफर किया था, तब तुमने कोई आपत्ति क्यों नहीं की? आदित्य जोशी ने तंज कसते हुए पूछा। मिस्टर वर्मा के पास नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप की 12% हिस्सेदारी है। हाँ, और अर्जुन के पास केवल 5% हिस्सेदारी है, उनकी तुलना नहीं हो सकती। वे लोग बिना किसी शर्म के दोहरे मानदंड अपना रहे थे। गलत, अब मेरे पास 15% हिस्सेदारी है। फोन से आई इस आवाज़ ने सभी अधिकारियों को चौंका दिया। अब वे पूरी तरह से असहज हो गए। अब किसी को कोई आपत्ति है? सभी ने तुरंत हामी भर दी। चिंता मत करो मिस्टर कपूर, मैं अभी कुछ लोग चुनकर उन्हें मुंबई भेज दूंगा, वे कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे। सब तय हो गया। अर्जुन ने फोन काट दिया और आज के इनाम का इंतजार करने लगा। तभी एक बुरी खबर आई। अध्याय 71, नया आदेश जारी कर दिया गया। मिस्टर कपूर, मुझे एक गुप्त सूचना मिली है कि स्वाद ग्रुप आने वाले कुछ दिनों में पूरी ताकत से अंबानी ग्रुप पर हमला करने वाला है। वे इसकी तैयारी कर रहे हैं। अर्जुन को अंबानी ग्रुप के एक वरिष्ठ अधिकारी से यह संदेश मिला। पूरी ताकत से अंबानी ग्रुप पर हमला? अर्जुन ने भौहें चढ़ाते हुए उत्तर दिया। क्या तुम पक्के हो? 60 से 70% संभावना है। मैंने भी यह खबर किसी और से सुनी है, उस अधिकारी ने उत्तर दिया। ठीक है, मैं समझ गया। अर्जुन ने सिर हिलाया और इस बात को नोट कर लिया। किसी कारणवश उसे यह खबर कुछ अजीब लग रही थी। स्वाद ग्रुप एक बड़ा समूह था और यह उसके खिलाफ जाएगा, ये तो अर्जुन को पहले से ही उम्मीद थी। लेकिन यह अभी आधिकारिक रूप से शुरू भी नहीं हुआ था और यह कंपनी का टॉप सीक्रेट होना चाहिए था। फिर यह खबर अचानक अंबानी ग्रुप के एक सामान्य वरिष्ठ अधिकारी को कैसे पता चली? ये सुरक्षा व्यवस्था कुछ ज्यादा ही कमजोर लग रही थी। अर्जुन को अब भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसे लग रहा था कि स्वाद ग्रुप कोई चाल चल रहा है। यही सोचते हुए अर्जुन ने मुंबई के बड़े बिजनेसमैन विनय चौधरी को फोन लगाया। विनय के पास मुंबई में बहुत सारे स्रोत थे और वह कई गुप्त खबरें पहले से ही जानता था। जैसे पिछली बार जब कपूर परिवार विनय सॉफ्टवेयर ग्रुप के प्रोजेक्ट पर कब्जा जमाने की योजना बना रहा था, तो यही खबर उसे विनय ने दी थी। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, अर्जुन ने विनय से इस मामले की जांच करने के लिए कहा। मिस्टर कपूर, यह मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं तुरंत आपको बताऊंगा। विनय ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। पिछली बार मिस्टर कपूर ने नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप से संपर्क कर उसकी बड़ी समस्या हल कर दी थी। विनय अर्जुन का एहसानमंद था। स्वाद ग्रुप की जानकारी जुटाना तो उसके लिए बहुत छोटी बात थी। उसे याद आया कि उसके एक करीबी दोस्त का मित्र स्वाद ग्रुप में वाइस प्रेसिडेंट था, जिससे वह ये जानकारी हासिल कर सकता था। स्वाद ग्रुप के भीतर चेयरमैन संजय देशमुख और उसका बेटा विशाल देशमुख चर्चा कर रहे थे। क्या खबर फैल चुकी है? संजय ने पूछा। चिंता मत करो पिता, मैंने चोरी छिपे ये खबर लीक कर दी है कि हम अंबानी ग्रुप पर पूरी ताकत से हमला करने जा रहे हैं। विशाल ने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे लगता है कि इस समय तक अर्जुन को ये खबर मिल चुकी होगी और उसने अंबानी ग्रुप में इसकी रोकथाम के लिए योजना बनानी भी शुरू कर दी होगी। सकारात्मक उत्तर पाकर संजय देशमुख के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ गई। बहुत बढ़िया, अंबानी ग्रुप को निशाना बनाना केवल एक दिखावटी चाल थी। इस बार संजय देशमुख ने अर्जुन को गुमराह करने के लिए पूर्व में दिखावा और पश्चिम में हमला की रणनीति अपनाई थी। हालांकि उसने कहा था कि वह अंबानी ग्रुप को बर्बाद करने वाला है, लेकिन असली निशाना इस बार यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप था, जहां अर्जुन भी शामिल था। अंबानी ग्रुप तो बहुत छोटा था, उसे बर्बाद करने से कोई खास फायदा नहीं होता। अगर सच में अर्जुन को नुकसान पहुंचाना था तो उसकी सबसे बड़ी संपत्ति पर वार करना होगा। अब उसने जानबूझकर खबर लीक कर दी, जिससे अर्जुन अपनी पूरी ताकत अंबानी ग्रुप की सुरक्षा में लगा देगा। और फिर जब अर्जुन अंबानी ग्रुप पर ध्यान केंद्रित कर रहा होगा, तभी अचानक यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप पर हमला किया जाएगा, जिससे वह पूरी तरह से चौंक जाएगा। बिना किसी तैयारी के अर्जुन निश्चित रूप से हार जाएगा। पिता, आपकी चाल तो कमाल की है।
यह जरूर अर्जुन को भ्रमित कर देगी। विशाल ने प्रशंसा की। अब हमें अगले कुछ दिनों में पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। जब सब कुछ ठीक से सेट हो जाएगा तब हम यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप पर अचानक हमला करेंगे। भले ही हम इसे पूरी तरह से बर्बाद न कर पाएं, लेकिन इसे भारी नुकसान तो जरूर पहुंचाएंगे। संजय देशमुख ने आदेश दिया। यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप की बाजार में कीमत 30 अरब थी और उसकी शक्ति को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। उसे बर्बाद करने के लिए संजय को भी अच्छी तैयारी करनी होगी। वैसे हमारी असली योजना गोपनीय रखी गई है ना? संजय ने सतर्कता से पूछा। बिल्कुल पिता, हमारे अलावा सिर्फ कुछ वाइस प्रेसिडेंट को इसकी जानकारी है और वे सभी हमारे ही लोग हैं। विशाल ने विश्वास के साथ उत्तर दिया। बहुत अच्छा, अब अर्जुन बेकार की मेहनत करेगा और कुछ दिनों में उसकी हार निश्चित होगी। संजय के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। विला में विनय चौधरी से बात करने के बाद अर्जुन घर पर ही था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो देखा कि दिया पटेल खड़ी थी। सीनियर अर्जुन, कई दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई। इस वीकेंड आपके पास समय है? दिया ने अचानक पूछा। क्या हुआ वीकेंड को? अर्जुन ने पूछा। दीदी को बहुत दिनों से आराम नहीं मिला है। अगर सीनियर अर्जुन इस वीकेंड खाली हैं तो क्यों ना हम बाहर घूमने चलें और थोड़ा रिलैक्स करें। दिया ने समझाया। दरअसल उसका असली मकसद मिडिलमैन बनना था। वह अपनी दीदी और अर्जुन के बीच नज़दीकियां बढ़ाना चाहती थी। अब वह चाहती थी कि उसकी दीदी और अर्जुन साथ में ज़्यादा समय बिताएं और साथ ही दीदी का तनाव भी कम हो। जैसे ही दिया ने ये कहा, सिस्टम की आवाज़ आए। डिंग। विशेष मिशन जारी। दिया पटेल के साथ बाहर घूमने के लिए सहमत हों और एक आनंदमय वीकेंड बिताएं। मिशन समय 48 घंटे। मिशन इनाम नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप का 12% स्वामित्व, जिससे आप नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के सबसे बड़े मालिक बन जाएंगे और कंपनी के नए अध्यक्ष बन जाएंगे। मिशन इनाम 67 अनुभव अंक। क्या इस विशेष मिशन को देखकर अर्जुन की आंखें चमक उठीं। हे भगवान, ये तो सही मायने में एक बड़ा इनाम था। फिलहाल अर्जुन के पास नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप का 15% स्वामित्व था, जिससे वह चौथे स्थान पर था। लेकिन अब इस विशेष मिशन से 12% अतिरिक्त स्वामित्व मिल रहा था। यानी अर्जुन के पास कुल 27% हिस्सेदारी हो जाएगी, जिससे वह कंपनी का सबसे बड़ा मालिक और नया अध्यक्ष बन जाएगा। यह इनाम अविश्वसनीय था। अगर वह नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप का नया अध्यक्ष बन जाए तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी और वह कोई भी काम आसानी से कर सकेगा। और यह मिशन मुश्किल भी नहीं था, बस बाहर जाकर घूमना था। मेरे पास समय है। अर्जुन ने सहमति दे दी। बहुत बढ़िया। और सीनियर अर्जुन, मैं आपसे एक और मदद मांगना चाहती हूँ। दिया बेहद उत्साहित थी, लेकिन फिर उसने रहस्यमय अंदाज में कुछ और कहने की कोशिश की। अध्याय 72। पुराना आदमी बहुत व्यस्त था, लेकिन वह पूरे दिन व्यस्त ही रहा। ओह, क्या मदद चाहिए? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। वो सीनियर अर्जुन, आपको मेरी बहन को किसी बहाने से बाहर निकालने में मेरी मदद करनी होगी। दिया पटेल ने अपनी जीभ बाहर निकालते हुए लाचारी से कहा। पिछली बार जब उसने अपनी बहन को बहला फुसलाकर बाहर निकाला था तो वह सफल हो गई थी, लेकिन इस बार वह उसे पटेल ग्रुप से बाहर लाना चाहती थी, जो शायद इतना आसान नहीं होगा। इसलिए अगर वह चाहती थी कि उसकी बहन इस वीकेंड थोड़ा आराम करे और बाहर घूमे, तो उसे सीनियर अर्जुन पर ही भरोसा करना होगा। उसे बहाने से बाहर निकालना। तुम ऐसा क्यों चाहती हो? सीधे क्यों नहीं कह सकती? ईशा बहुत थक चुकी है और लगातार काम में लगी हुई है। वीकेंड पर आराम करना तो सामान्य बात है। अर्जुन ने पूछा। जब से उसने ईशा को जाना था, उसने शायद ही कभी उसे आराम करते हुए देखा था। पिछले बार सिर्फ तब जब दिया ने उसे किसी तरह बाहर निकाला था, तभी वह आधे दिन के लिए आराम कर पाई थी। काम करना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा काम करना थका देने वाला होता है। ईशा को अब थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। ये तो उसके भले के लिए ही था, तो इसे सीधे कहने में क्या दिक्कत थी? ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर आपने ऐसा कहा तो मेरी बहन कभी बाहर नहीं आएगी। दिया ने आत्मविश्वास से कहा। वह पहले भी कई बार अपनी बहन को समझाने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन उसकी बहन कभी नहीं मानी। अगर सीधे बोलकर मनाने की कोशिश की जाए तो वह कभी नहीं मानेगी। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। अर्जुन ने कहा। अगर तुम सीधे कहोगी कि आराम करने के लिए बाहर आओ, तो शायद वह मान जाए। असंभव। सीनियर अर्जुन, अगर आपको यकीन नहीं है तो क्यों ना हम एक शर्त लगा लें? दिया ने पूरी आत्मविश्वास के साथ कहा। शर्त? हाँ, शर्त। दिया ने सिर हिलाया। अगर आपने सीधे कहा और मेरी बहन नहीं मानी तो आप हार गए, और फिर आपको मुझसे एक वादा करना होगा जो आपकी क्षमता के भीतर हो। दिया ने मुस्कराते हुए कहा। वह अर्जुन के खाना पकाने के कौशल से बहुत प्रभावित थी और इस शर्त में उसे पूरा यकीन था। अगर सीधे कह दिया कि आराम करने बाहर आओ, तो उसकी बहन कभी नहीं मानेगी। अगर उसने ये शर्त जीत ली तो वह सीनियर अर्जुन से कहेगी कि वह उसके लिए लगातार 7 दिन तक खाना बनाए। अगर मैं जीत गया? अर्जुन ने मुस्कराते हुए पूछा।
तो फिर मैं भी आपके लिए कुछ करूंगी जो मेरी क्षमता में हो। दया ने लापरवाही से कहा। वैसे भी उसे पूरा यकीन था कि अर्जुन हारने वाला है। पक्का, अर्जुन ने सिर हिलाया। इसके बाद उसने अपना फ़ोन निकाला और ईशा को फ़ोन किया। कुछ ही देर में फ़ोन के दूसरी ओर से ईशा की नर्म आवाज़ आई। क्या हुआ ईशा, काफ़ी समय हो गया है। तुम हाल ही में बहुत व्यस्त और थकी हुई लग रही हो। इस वीकेंड मेरा भी समय है, तो क्यों ना हम एक छोटी सी छुट्टी पर चलें। आराम कर लेंगे, अर्जुन ने कहा। वैसे तुम दिया को भी साथ ला सकती हो। ये सोचकर कि सिर्फ वे दोनों होने पर ईशा असहज महसूस कर सकती है और मना कर सकती है, अर्जुन ने विशेष रूप से दिया का भी नाम लिया। बगल में खड़ी दिया ने सिर हिलाया। सीनियर अर्जुन, आपने अपनी हार तय कर ली है। लेकिन अगले ही पल फ़ोन के दूसरी तरफ ईशा को अर्जुन का निमंत्रण सुनकर झटका लगा। अपनी टेबल पर रखे ढेर सारे दस्तावेजों को देखते हुए उसे अपनी बहन के पहले के शब्द याद आए। कुछ सेकंड तक सोचने के बाद उसने एक निर्णय लिया। ठीक है, उसने अब तक अपना पूरा जीवन कंपनी और परिवार के लिए जिया था, लेकिन इस बार वह खुद के लिए भी जीना चाहती थी। मैं थोड़ा काम निपटा लूँ फिर चलती हूँ। मिलते हैं बाद में, ईशा ने जवाब दिया। ठीक है, मिलते हैं। अर्जुन ने फ़ोन रख दिया और दिया की ओर देखा। हो गया, ईशा ने मान लिया। क्या? दिया अचानक खड़ी हो गई और आश्चर्य से अर्जुन को देखने लगी। सीनियर अर्जुन, मेरी बहन मान गई। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुना होगा। हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया। ये दिया पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसने कई बार अपनी बहन को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन कभी वह मानी ही नहीं। लेकिन सीनियर अर्जुन ने सिर्फ एक बार पूछा और वह तुरंत मान गई। लोग इतने अलग कैसे हो सकते हैं? दिया ने चुपचाप अर्जुन को देखा और फिर मुस्कुराते हुए अंगूठा दिखाया। कमाल कर दिया, सीनियर अर्जुन, मैं मान गई। अब उसे हार स्वीकार करनी ही पड़ी। तो अब तुम मेरे लिए क्या करने वाली हो? अर्जुन ने हंसते हुए पूछा। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पहले सोचने दो। अर्जुन ने ये सवाल अचानक पूछ लिया था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मांगे। ठीक है, दिया ने सिर हिलाया और फिर अपनी बहन का इंतजार करने लगी। आधे घंटे बाद ईशा आ गई। अब एक और मुश्किल सवाल सामने था, वे कहाँ जाएंगे? वैसे दीदी, मैंने सुना है कि मुंबई में हाल ही में एक बड़ा मनोरंजन पार्क खुला है। बहुत सारे लोग वहाँ जा रहे हैं। मेरी बहुत सारी सहेलियाँ भी वहाँ जा चुकी हैं। हम भी क्यों न वहाँ घूमने चलें? दिया ने सुझाव दिया। मनोरंजन पार्क? ईशा थोड़ी असमंजस में थी। उसे याद भी नहीं था कि वह आखिरी बार कब किसी मनोरंजन पार्क गई थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और जब उसने कोई आपत्ति नहीं जताई तो वह मान गई। गंतव्य तय हो चुका था। अर्जुन ने अपनी कस्टमाइज्ड रोल्स रॉयस फैंटम निकाली और दोनों बहनों के साथ मनोरंजन पार्क की ओर रवाना हुआ। करीब 1 घंटे बाद वे वहां पहुंच गए। जैसे ही अर्जुन ने मनोरंजन पार्क को देखा, वह थोड़ा प्रभावित हुआ। ये सच में बहुत बड़ा है, और यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ देखकर उसे इस जगह के मालिक से जलन हुई। ये तो एक पैसा छापने की मशीन है, अर्जुन ने सोचा। टिकट खरीदने के बाद तीनों पार्क में दाखिल हो गए। तभी दिया की नज़र दूर एक बेहद रोमांचक झूले पर पड़ी। दीदी, सीनियर अर्जुन, चलो उस बंजी जंपिंग मशीन पर चलते हैं, उसने उत्साह से कहा। अर्जुन ने नज़र घुमाई और देखा कि वह मशीन काफ़ी ऊंची थी। सीनियर अर्जुन, मुझे तो हिम्मत है इसे करने की, आपको नहीं होगी, है ना? दिया ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। तभी डिंग, मिशन जारी। बंजी जंपिंग का अनुभव लें। इनाम, यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के 4% शेयर, जिससे आप कंपनी के दूसरे सबसे बड़े हिस्सेदार बन जाएंगे। इनाम, 47 अनुभव अंक। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। अध्याय 73, फिर से एक नया मिशन। अर्जुन को इस मिशन को देखकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन जब उसने मिशन की शर्तें ध्यान से पढ़ीं तो यह उसे पूरी तरह से तर्कसंगत लगा। आमतौर पर आसान चीज़ों के लिए मिशन आते हैं, लेकिन बंजी जंपिंग जैसे कठिन और रोमांचक कार्य के लिए मिशन आना स्वाभाविक था। और इस बार का इनाम था यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के 4% शेयर। यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप की बाजार में कीमत लगभग 30 अरब थी और 4% शेयर की कीमत 1.2 अरब थी। इससे अर्जुन कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक भी बन सकता था। बस एक बार बंजी जंपिंग करना और सीधे 1.2 अरब का मालिक बन जाना, ये तो कोई आम इनाम नहीं था। अगर इस मिशन पर कोई सीमा नहीं होती तो अर्जुन बार बार इसे दोहराकर सिस्टम को पूरी तरह दिवालिया कर सकता था। बिल्कुल, मैं बंजी जंपिंग कर सकता हूँ, लेकिन क्या तुम कर सकती हो? अर्जुन ने दिया की ओर देखा। मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, दिया ने गर्व से अपना सीना ठोंकते हुए कहा। मेरे लिए तो बंजी जंपिंग जैसी चीज़ बहुत ही मामूली है। मैं इसे करके भी न डरी दिखूंगी और मेरा दिल भी नहीं धड़केगा। लेकिन सीनियर अर्जुन, कहीं आप डर तो नहीं रहे? सच में? तो चलो इसे आजमा लेते हैं। अर्जुन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। ईशा, तुम क्या कहती हो? अर्जुन ने ईशा की ओर देखा। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, ईशा ने सिर हिलाया।
अब तीनों ने बंजी जंपिंग मशीन की ओर कदम बढ़ा दिए। बंजी जंपिंग चैलेंज। कुछ मिनट बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। दूर से देखने पर यह मशीन लगभग 40-50 मीटर ऊंची लग रही थी, लेकिन जब वे इसके पास पहुंचे तो यह इससे भी ऊंची थी। पास जाकर देखने पर पता चला कि यह 78 मीटर ऊंची थी और ज़ेनिथ ग्रुप में इस समय की सबसे ऊंची फ्री फॉल मशीन थी। दया ने ऊपर देखा और हल्के घबराई हुई कुछ बार निगलने लगी। गुल्प गुल्प। ईशा और अर्जुन को थोड़ी उत्सुकता थी, लेकिन डर नहीं लगा। अर्जुन ने दिया की ओर देखा। अब बैठने की हिम्मत है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी नहीं डरती। मैं बहादुर हूँ। हालांकि दिया थोड़ी हिचकिचाई, फिर भी जिद पकड़कर बोली, लेकिन सीनियर अर्जुन, आप डर गए क्या? मैं। अर्जुन ने कुछ न कहकर सीधे लाइन में खड़े होकर यह साबित कर दिया कि वह तैयार है। ईशा भी पीछे खड़ी हो गई। दया ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर वह भी लाइन में लग गई। कुछ मिनटों बाद जब पहली टीम का अनुभव समाप्त हुआ तो अब अर्जुन और उसके दोस्तों की बारी थी। अब देखते हैं कौन बहादुर है। अर्जुन और ईशा ने सीट ले ली। दया भी हिम्मत करके बैठ गई, लेकिन जैसे ही उसने सीट बेल्ट बांधी उसकी टांगें कांपने लगीं, चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसकी धड़कन तेज हो गई। नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगी। पल भर पहले जो गर्व से खुद को बहादुर बता रही थी, वह पूरी तरह से डर गई थी। वह तेजी से सीट से उतरकर किनारे आ गई। सीनियर अर्जुन, आप बहुत बहादुर हैं, मैं हार मानती हूँ। मैं इसे नहीं कर सकती। दया ने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया और स्टाफ की समझाइश के बावजूद वह बैठने को तैयार नहीं हुई। इस बीच अर्जुन और ईशा बैठे रहे। ईशा को वास्तव में रोमांचक खेल पसंद थे, लेकिन उसे कभी समय नहीं मिला या कोई साथी नहीं मिला था। तैयार। बंजी जंपिंग मशीन ऊपर चढ़ने लगी, फिर अचानक सबसे ऊंचे बिंदु पर रुक गई। और फिर वूश, मशीन तेजी से नीचे आए और इसी पल ईशा ने अचानक अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। दूर खड़ी दिया ये सब देखकर कांप रही थी। दीदी और सीनियर अर्जुन वाकई बहादुर हैं। कुछ ही मिनटों में ये रोमांचकारी अनुभव समाप्त हुआ। जैसे ही वे नीचे आए, सिस्टम की आवाज़ गूंजी। डिंग। बंजी जंपिंग मशीन का अनुभव सफलतापूर्वक पूरा हुआ। बधाई हो, यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के 4% शेयर प्राप्त हुए। अब आप यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक हैं। इनाम 47 अनुभव अंक। सिर्फ कुछ ही मिनटों में 1.2 अरब अर्जुन के खाते में जुड़ गए। वाह, पैसे कमाने का ये तरीका बहुत ही आसान है, अर्जुन ने मन में सोचा और मजाक में कहा। सिस्टम, अगर मैं बंजी जंपिंग कई बार करूं तो क्या हर बार इनाम मिलेगा? लेकिन इस बार सिस्टम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो सिस्टम कह रहा हो, मुझे मूर्ख मत समझो। आगे का सफ़र। अर्जुन ने दिया की ओर देखा। अब क्या कहोगी? मैं बस थोड़ी असहज हो गई थी, लेकिन बाकी खेलों में मैं बहुत अच्छी हूँ। दिया ने फिर से आत्मविश्वास दिखाया। इसके बाद तीनों ने पार्क में और भी मज़ेदार राइड्स का आनंद लिया। फिर वे फेरिस व्हील पर गए, जहां ईशा और अर्जुन ने कुछ निजी बातचीत की। समय धीरे धीरे बीत रहा था। दोपहर का समय होने ही वाला था जब अचानक डिंग। 16वें दिन का इनाम, प्राथमिक बलपूर्वक अधिग्रहण कार्ड प्राप्त हुआ। प्राथमिक बलपूर्वक अधिग्रहण कार्ड। अर्जुन पूरी तरह से चौंक गया। ये पहली बार था जब उसने सिस्टम से ऐसा कोई विशेष कार्ड प्राप्त किया था। वह तुरंत कार्ड के विवरण को देखने लगा। जैसे ही उसने विवरण पढ़ा, वह पूरी तरह से दंग रह गया। ये तो अविश्वसनीय शक्ति वाला कार्ड है। अध्याय 74। नया कार्ड वाकई ज़रूरी था। प्राथमिक बलपूर्वक अधिग्रहण कार्ड किसी भी ऐसी कंपनी के 4% शेयर को अधिग्रहित कर सकता था जिसकी बाजार कीमत 50 अरब के आसपास हो या जिसके कुल संपत्ति 50 अरब से कम हो। इसका मतलब था कि अर्जुन पूरे देश में, या यहाँ तक कि पूरी दुनिया में, किसी भी कंपनी के 50 अरब से कम की संपत्ति वाले किसी भी उद्योग में हिस्सेदारी खरीद सकता था। अब अर्जुन के पास किसी भी कंपनी के शेयर लेने की पूरी आज़ादी थी। वह चाहे तो यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के 4% शेयर और खरीद कर सबसे बड़ा शेयरधारक बन सकता था, या फिर नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के 4% स्वामित्व को अधिग्रहित कर सकता था ताकि उस पर अधिक नियंत्रण पा सके। लेकिन अर्जुन को इस कार्ड का इस्तेमाल इन दो कंपनियों के लिए करना सही नहीं लगा। यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप की कुल कीमत 30 अरब थी और नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप की कुल संपत्ति 50 अरब से कम थी। इतना शक्तिशाली कार्ड मिलने के बाद इसे किसी बड़ी कंपनी पर इस्तेमाल करना ही बेहतर होगा। अगर वह इस कार्ड का सही इस्तेमाल करे तो वह न सिर्फ कपूर परिवार से आगे निकल सकता था, बल्कि हैदराबाद के रेड्डी परिवार को भी ध्वस्त कर सकता था। नए लक्ष्य की तलाश। अर्जुन ने तय किया कि वह इस कार्ड का अभी इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके बजाय वह देखेगा कि कौन सी कंपनी इस अधिग्रहण के लिए सबसे सही होगी। अगर प्राथमिक बलपूर्वक अधिग्रहण कार्ड इतना शक्तिशाली है, तो मध्यवर्ती या उन्नत स्तर का अधिग्रहण कार्ड कितना प्रभावशाली होगा? क्या उससे अरबों की बड़ी कंपनियों को जबरदस्ती खरीदना संभव हो सकता है? जितना अर्जुन सोच रहा था, उतना ही उसे लग रहा था कि यह मुमकिन हो सकता है।
अगर वह प्रणाली सिस्टम के दूसरे या तीसरे स्तर तक पहुंच जाए तो निश्चित रूप से और भी उन्नत कार्ड मिल सकते हैं। सिस्टम से अधिक मिशन की मांग। अर्जुन अब पूरी तरह से प्रेरित हो गया था और जल्दी से दूसरा स्तर हासिल करना चाहता था। सिस्टम, मुझे और मिशन दो। अर्जुन ने मन ही मन प्रार्थना की। इस समय वह लेवल 2 तक पहुंचने के लिए आधे अनुभव अंक पहले ही इकट्ठा कर चुका था। अब उसे अपग्रेड करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक नई मुलाकात। दोपहर में अर्जुन और ईशा ने मनोरंजन पार्क के एक रेस्टोरेंट में हल्का भोजन किया और थोड़ी देर आराम किया। इस खाली समय में अर्जुन ने ऑनलाइन रिसर्च शुरू की और देखा कि कौन सी जानी मानी कंपनियां 50 अरब के आसपास की बाजार कीमत रखती हैं। धीरे धीरे उसे कुछ कंपनियां उपयुक्त लगीं। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही अर्जुन को पास में ही एक मिल्क टी की दुकान दिखी। उसने सोचा कि ईशा और दिया के लिए मिल्क टी ले आए। वह अंदर चला गया, जबकि ईशा और दिया बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगीं। ईशा अपने स्वाभाविक रूप से शालीन और बुद्धिमान व्यक्तित्व के साथ बेहद सुंदर लग रही थी, जबकि दिया अपनी चुलबुली और मासूम छवि में प्यारी लग रही थी। उन दोनों को अनदेखा करना मुश्किल था। एक घमंडी युवक की एंट्री। थोड़ी दूरी पर खड़े 3-4 युवा लड़कों ने उन दोनों बहनों को देखा, खासकर उनमें से सबसे हैंडसम लड़का, जिसकी आंखें चमक उठीं। अगले ही पल वह अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर सीधे ईशा और दिया के पास पहुंच गया। नमस्ते सुंदर महिलाओं, आप दोनों यहाँ खड़ी हैं, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? वह बेहद आत्मविश्वास से भरे अंदाज में बोला। ईशा ने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। उस युवक ने तुरंत दिया की ओर देखा। दिया ने जवाब दिया, लेकिन उसका जवाब सुनकर वह युवक शर्म से पानी पानी हो गया। हाँ, कृपया यहाँ से चले जाए। कुछ पलों के लिए उस युवक को समझ ही नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया दे। अब तक उसके दोस्त भी उसके बचाव में आ गए। मिस्टर मेहता, यह महिला तो पूरे मुंबई की सबसे खूबसूरत महिला सीईओ सुश्री ईशा पटेल हैं। उस युवक के दोस्त में से एक स्थानीय व्यक्ति था जो ईशा की पहचान जानता था। और यह हर्षित मेहता हैं, गोयनका ग्रुप से हैं, जिनकी पृष्ठभूमि बहुत प्रभावशाली है। गोयनका ग्रुप, दिया ने अनमने ढंग से कहा। मुंबई के पहले स्थान पर रहने वाले परिवार के सामने तुम्हारा ग्रुप हमारी चप्पल उठाने के भी लायक नहीं। ओह, आप नहीं जानते, हर्षित मेहता के पिता का समूह पूरे देश में बहुत विशेष है। उसके साथी ने हर्षित मेहता की बहुत प्रशंसा की। ये सुनकर हर्षित मेहता ने गर्व से ठुड्डी उठाए और एक घमंडी मुस्कान दे दी। अरे नहीं, हमें लो प्रोफाइल रहना चाहिए। हालांकि उसने कहा कि लो प्रोफाइल रहना चाहिए, लेकिन उसके चेहरे से गर्व झलक रहा था। सुश्री ईशा, हमारे मेहता साहब के पिता पूरे जोंघाई प्रांत के सबसे बड़े सिक्योरिटी ग्रुप नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के प्रमुख हैं। उनकी स्थिति बहुत ऊंची है। उसके दोस्त ने और बड़ा चढ़ाकर कहा। नहीं नहीं, बड़े बॉस नहीं, मेरे पिता नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के सिर्फ चौथे सबसे बड़े बॉस हैं। हर्षित मेहता ने गर्व से उत्तर दिया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, तुम कब से मेरे बेटे बन गए? एक गंभीर और अचंभित करने वाली आवाज़ अचानक पीछे से आई। अगले ही पल सभी की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने देखा कि अर्जुन धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। अध्याय 75। दोनों इतने गुस्से में थे कि हंसी रोक नहीं पाए। मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए। अर्जुन ने हर्षित मेहता की ओर देखा और सिर हिला दिया। जैसे ही अर्जुन ने ये कहा, हर्षित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसके साथियों के चेहरे भी बिगड़ गए। तू कौन है बे? तूने हर्षित सर से ऐसे कैसे बात की? तुझे इतनी हिम्मत किसने दी? उसके साथी अर्जुन को भला बुरा कहने लगे। हर्षित ने अर्जुन की ओर बेहद ठंडी नज़रों से देखा, मानो वह तुरंत हमला करने वाला हो। तू मुझसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। हर्षित गुस्से से फट पड़ा। फ़ायदा? असल में तू ही मेरा फ़ायदा उठा रहा है। तू ही ज़बरदस्ती मेरा बेटा बनने पर अड़ा हुआ था, अर्जुन ने लापरवाही से कहा। सच्चाई सामने आई। अर्जुन के पास नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के 15% शेयर थे और वह चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक था। लेकिन अब हर्षित ने कहा कि उसके पिता चौथे सबसे बड़े मालिक हैं, यानी उसने झूठ बोला। फ़ायदा? मैंने तेरा क्या फ़ायदा उठाया? हर्षित ने जवाब दिया। अच्छा, तो क्या तू नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप का चौथा सबसे बड़ा मालिक है? अर्जुन ने शांति से कहा। अचानक हर्षित को समझ आया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तू सच में चौथा सबसे बड़ा मालिक है? उसकी आवाज़ कांपने लगी। असल में हर्षित के पिता 7वें स्थान पर थे, न कि चौथे। लेकिन हर्षित ने अपनी धाक जमाने के लिए चौथे स्थान का झूठ बोला था, क्योंकि पहले और दूसरे सबसे बड़े मालिकों की जानकारी सभी को होती, लेकिन चौथे की नहीं। अब ये झूठ उसके गले की फांस बन गया था। हाँ, मैं अर्जुन कपूर हूँ, नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप का चौथा सबसे बड़ा मालिक। अर्जुन ने सिर हिलाया, पूरी तरह से डर गया। तू झूठ बोल रहा है। यह असंभव है। हर्षित हकलाने लगा। झूठ? तेरी जाति मेहता है, तू प्रमोद मेहता का बेटा है, क्यों ना? मैं प्रमोद मेहता को कॉल कर लूँ? अर्जुन ने मोबाइल निकालने का नाटक किया। अंकल अर्जुन, मुझे माफ़ कर दीजिए।
हर्षित ने तुरंत गलती मान ली। फिर उसने खुद को जोर जोर से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। जल्द ही उसका चेहरा लाल हो गया। साले, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। उसके साथ खड़े लड़के भी हक्के बक्के रह गए। बॉस, हमें पहचानने में गलती हो गई। बॉस, हमें माफ कर दो। अब वे भी खुद को थप्पड़ मारने लगे। दफा हो जा यहाँ से। अचानक आसपास के लोग रुककर तमाशा देखने लगे। अर्जुन ने गुस्से से कहा, भागो यहाँ से, हमारे मजे में खलल मत डालो। जी जी सर, धन्यवाद मिस्टर कपूर। हर्षित और उसके दोस्त तुरंत वहां से भाग गए। सीनियर अर्जुन के साथ हमें इन जैसे बेकार लोगों से डरने की जरूरत नहीं। दिया ने राहत की सांस ली। एक नई योजना। अर्जुन ने ईशा और दिया को मिल्क टी दी और तीनों ने पार्क में घूमना जारी रखा। थोड़ी देर बाद विनय चौधरी का फोन आया। मिस्टर कपूर, स्वाद ग्रुप की असली चाल पता चल गई है। विनय ने नशे में धुत आवाज में कहा। ओह, बताइए। आपका अंदाजा सही था। स्वाद ग्रुप का असली निशाना अंबानी ग्रुप नहीं बल्कि यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप है। अर्जुन ने धीरे से बुदबुदाया। बिल्कुल वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। स्वाद ग्रुप ने जानबूझकर गलत सूचना फैलाई थी ताकि अर्जुन ध्यान अंबानी ग्रुप पर लगाए, जबकि वे यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप पर हमला करें। शुक्रिया विनय जी, अगली बार दिनम मेरी तरफ से। अर्जुन ने विनय को धन्यवाद दिया। अरे मिस्टर कपूर, आप बहुत दयालु हैं। जब भी जरूरत हो बस मुझे कॉल करें। विनय ने हंसकर कहा। यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप की सुरक्षा। अर्जुन ने तुरंत कुछ संदेश भेजकर यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप को सतर्क कर दिया। काश मैं यंगताई ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक या अध्यक्ष होता तो ये सब करना आसान होता। लेकिन वह अब भी सिर्फ दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक और उपाध्यक्ष था। अब वह इस स्थिति को बदलना चाहता था। एक और रोमांचक अनुभव। वे पार्क में घूम ही रहे थे कि दिया को एक और खतरनाक राइड दिखी। दीदी, सीनियर अर्जुन, चलो इसे ट्राई करते हैं। ये क्या है? ये था वर्टिकल रोलर कोस्टर। ये 50 मीटर से भी ऊंचा था, यानी 20 मंजिला इमारत जितना। दिया, क्या तुम पक्का इसे कर पाओगी? ईशा ने संदेह से पूछा। बिल्कुल, पिछले बार सिर्फ गलती से डर गई थी, लेकिन रोलर कोस्टर मेरे लिए बहुत आसान है। दिया ने गर्व से कहा। चलो देखते हैं। लेकिन तभी नया मिशन जारी। डिंग, मिशन जारी। वर्टिकल रोलर कोस्टर का अनुभव लें। इनाम, यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के 4% शेयर, जिससे आप सबसे बड़े शेयरधारक और अध्यक्ष बन जाएंगे। इनाम, 51 अनुभव अंक। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। ये तो जबरदस्त मौका है। अध्याय 76। सिस्टम की आवाज़ फिर से गूंजी। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। सिस्टम वाकई बहुत उपयोगी था। इतनी जल्दी एक और मिशन आ गया। लंच से पहले वह प्रार्थना कर रहा था कि सिस्टम उसे और मिशन दे ताकि वह जल्दी से लेवल 2 तक पहुंच सके। और अब फिर से एक नई चुनौती। अभी कुछ देर पहले ही वह इस बात से परेशान था कि वह यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक नहीं है, जिससे स्वाद ग्रुप से निपटना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब सिस्टम ने उसे सीधा यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप का अध्यक्ष और सबसे बड़ा शेयरधारक बनाने का मिशन दिया। रोलर कोस्टर चैलेंज। तो दीदी, सीनियर अर्जुन, क्या आप तैयार हैं? दिया ने चुनौती देते हुए कहा। इससे डरने वाली कोई बात नहीं, लेकिन बाद में मत घबराना। अर्जुन ने हंसकर जवाब दिया। पिछली बार गलती से डर गई थी, लेकिन इस बार मैं सबसे शांत रहूंगी। दिया ने आत्मविश्वास से कहा। तीनों ने रोलर कोस्टर की लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया। ये पहले की तुलना में और भी रोमांचक था। रोलर कोस्टर ऊपर चढ़ा और धीरे धीरे लगभग 90 डिग्री के झुकाव पर पहुंच गया। फिर कुछ सेकंड के विराम के बाद ये सीधा नीचे गिरा। आहा, मुझे यह नहीं खेलना, माँ। दिया इतनी बुरी तरह डर गई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अर्जुन और ईशा के चेहरे पर बस हल्की सी उत्तेजना थी। मिशन पूरा हुआ। जैसे ही रोलर कोस्टर खत्म हुआ, सिस्टम ने सूचना दी। डिंग, वर्टिकल रोलर कोस्टर का अनुभव पूरा हुआ। बधाई हो, 4% यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के शेयर प्राप्त हुए। अब आप इसके सबसे बड़े शेयरधारक और अध्यक्ष हैं। इनाम, 51 अनुभव अंक। अब से अर्जुन पूरी तरह से यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप का नियंत्रण अपने हाथ में ले चुका था। अब उसे स्वाद ग्रुप से निपटने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अर्जुन ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और अध्यक्ष के रूप में सीधे निर्देश देना शुरू किया। एक नया लक्ष्य। सभी ज़रूरी आदेश देने के बाद अर्जुन ने ऑनलाइन रिसर्च शुरू की। अब उसे अपने प्राथमिक बलपूर्वक अधिग्रहण कार्ड का उपयोग किसी बड़ी कंपनी के लिए करना था। चलो इस बार कुछ बड़ा करते हैं। वह कई कंपनियों की कुल संपत्तियों को देखने लगा। एक नया अवसर। ओह, तो बुगाटी और पगानी जैसी सुपरकार कंपनियों की कुल संपत्ति बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ जानकारियां देखकर अर्जुन को हैरानी हुई। इन सुपरकार कंपनियों की संपत्ति केवल कुछ अरबों में थी, इसलिए उन पर यह कार्ड उपयोगी नहीं था। इनका अधिग्रहण फायदेमंद नहीं होगा। उसने आगे देखा और अपना ध्यान दुनिया के टॉप लग्जरी ब्रांड्स पर केंद्रित किया। रोलेक्स, टिफनी जैसी कंपनियां। उनकी बाजार कीमतें काफ़ी ज़्यादा थीं, जो 50 अरब की सीमा से अधिक थीं।
अब तक उसे कोई सही विकल्प नहीं मिल रहा था, लेकिन तभी सबसे बेहतरीन लग्जरी ब्रांड मिला। अचानक एक ब्रांड उसके सामने आया जिसे देखकर अर्जुन ने तुरंत फैसला कर लिया। पटेक फिलिप। यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित घड़ी ब्रांड था। इसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में हुई थी और यह रॉयल फैमिली, बड़े बिजनेसमैन और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का पसंदीदा ब्रांड था। ये तो परफेक्ट है। पटेक फिलिप की बाजार कीमत लगभग 50 अरब थी, जो इस कार्ड के लिए एकदम सही थी। समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं, अभी इसे खरीदना है। अर्जुन ने सिस्टम बैग खोला और प्राथमिक बलपूर्वक अधिग्रहण कार्ड पर क्लिक किया। फिर उसने कंपनी का नाम डाला, पटेक फिलिप। जैसे ही उसने नाम भरा, उसकी धड़कन तेज हो गई। कृपया कंपनी का नाम पुष्टि करें, सिस्टम ने पूछा। पटेक फिलिप। अर्जुन ने तुरंत ओके दबाया। प्राथमिक बलपूर्वक अधिग्रहण कार्ड सक्रिय हो रहा है। कुछ ही सेकंड में कार्ड ने काम करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने उम्मीद भरी नज़रों से स्क्रीन देखी, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। फिर सिस्टम ने एक और नोटिफिकेशन दिया, अध्याय 77, डिंग, पटेक फिलिप के 4% शेयरों का अधिग्रहण सफल। बधाई हो, आप अब पटेक फिलिप के शेयरधारक हैं। 5 दिनों के भीतर पटेक फिलिप के प्रतिनिधि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने आएंगे, कृपया समय प्रबंधित करें। अर्जुन ने पटेक फिलिप के शेयर सफलतापूर्वक अधिग्रहित कर लिए। अब से अर्जुन पटेक फिलिप का एक प्रमुख शेयरधारक बन गया था और उसका कद पहले से कहीं अधिक ऊंचा हो गया था। हालांकि अभी अधिग्रहण का आधिकारिक अनुबंध उसे प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों में पटेक फिलिप के लोग मुंबई आकर इसे अंतिम रूप दे देंगे। वाह, ये तो जबरदस्त है। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं था। पटेक फिलिप का शेयरधारक बनना उसकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। सिस्टम से और इनाम की मांग। अर्जुन ने उत्साह में सोचा, सिस्टम, अगर हो सके तो मुझे कुछ और प्राथमिक बलपूर्वक अधिग्रहण कार्ड दे दो। वह चाहता था कि सिस्टम जल्दी से लेवल 2 या लेवल 3 पर अपग्रेड हो, लेकिन इसमें समय लग सकता था। अगर उसे कुछ और प्राथमिक बलपूर्वक अधिग्रहण कार्ड मिल जाएं, तो वह पटेक फिलिप का सबसे बड़ा शेयरधारक भी बन सकता था। अगर तीसरा सबसे बड़ा शेयरधारक भी बन जाऊं, तो भी ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इस बार सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। सिस्टम, अगर तुम जवाब नहीं दे रहे तो मैं इसे हाँ मान लेता हूँ। ठीक है, हम इसे पक्की डील समझते हैं। अर्जुन ने खुद ही एक तरफा फैसला कर लिया कि सिस्टम ने सहमति दे दी है। खुशियों में समय बिताना। अपनी नई उपलब्धि के बाद अर्जुन, ईशा और दिया ने पार्क में और कुछ समय बिताया। शाम के 4-5 बजे वे पार्क से निकल गए। सीनियर अर्जुन, आज रात बाहर खाना ना खाएं, बल्कि आप ही कुछ बनाएं। दिया ने बड़ी मासूमियत से अनुरोध किया। हाँ, आज फिर से बारबेक्यू कर सकते हैं, ईशा ने भी उत्साह से पूछा। पिछली बार जब उसने अर्जुन के घर बारबेक्यू खाया था, तब से वह उस स्वाद को भूल नहीं पाई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अर्जुन ने खुशी खुशी हामी भर दी। रात का बारबेक्यू और एक नई योजना। तीनों सीधे सुपरमार्केट गए और कई सारी सामग्री खरीदकर घर लौट आए। रात को बारबेक्यू का मजा लिया गया और इस दौरान अर्जुन और ईशा के बीच स्वाद ग्रुप को लेकर चर्चा हुई। तुम्हें पता है स्वाद ग्रुप का असली इरादा क्या है? ईशा ने गहरी सोच में कहा। हाँ, वे हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अर्जुन ने जवाब दिया। लेकिन अगर वे चालाकी से हमला कर सकते हैं, तो हम भी एक रणनीतिक हमला कर सकते हैं। ईशा की आंखों में एक चमक थी। मतलब? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। अगर स्वाद ग्रुप हमारे खिलाफ चालाकी से वार कर सकता है, तो हम भी उन्हीं के तरीके से जवाब दे सकते हैं। ईशा ने एक योजना बनाई। तुम्हें सिर्फ यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप पर फोकस करने का नाटक करना होगा। उन्हें लगेगा कि उनकी चाल काम कर रही है और वे तुम्हें मात देने में व्यस्त हो जाएंगे। और तभी हमारा पटेल ग्रुप अचानक स्वाद ग्रुप पर हमला कर देगा। इस तरह वे पूरी तरह से भ्रमित हो जाएंगे और हम उन्हें एक ही झटके में तबाह कर देंगे। वाह, अर्जुन की आंखें चमक उठीं। ये वाकई गजब की योजना है। नया दिन, नई चुनौती। अगली सुबह नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के अध्यक्ष का एक संदेश आया। मिस्टर कपूर, जो रिटायर्ड टॉप स्पेशल फोर्स के लोग आपने बुलाए थे, वे मुंबई पहुंचने वाले हैं। आपको कहाँ मिलना होगा? अर्जुन ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, उन्हें मेरे निजी फार्म हाउस पर भेज दो, मैं वहीं मिलूंगा। मुंबई में बहुत से लोगों को पता था कि अर्जुन पाम मीडोज विला में रहता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता था कि उसका अपना एक अलग फार्म हाउस भी है। अपने माता पिता की गायब होने की घटना को लेकर अर्जुन सतर्क था, इसलिए उसने यह फैसला किया कि इन विशेषज्ञों से वह अपने फार्म हाउस पर ही मिलेगा। रिटायर्ड टॉप स्पेशल फोर्स से मुलाकात। 40 मिनट बाद अर्जुन फार्म हाउस पहुंचा और 3 विशेषज्ञों से मुलाकात की। नमस्ते मिस्टर कपूर, तीनों ने एक साथ कहा। नमस्ते, अर्जुन ने सिर हिलाया और फिर मिशन समझाया। विशेषज्ञों ने गंभीरता से सुना और फिर कहा, मिस्टर कपूर, ये घटना 1 साल से ज़्यादा पुरानी है, तो हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन हमें समय दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बस कोई भी छोटा सा सुराग मिल जाए, यही बहुत होगा, अर्जुन ने जवाब दिया।
आपको संसाधनों की जरूरत हो तो बेझिझक बताइए। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। अगर कोई समस्या आएगी तो मैं खुद देख लूंगा। बड़ा इनाम, बड़ा जोश। अर्जुन ने अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला और मुख्य विशेषज्ञ को सौंप दिया। मिस्टर कपूर, यह क्या? वे आश्चर्यचकित थे। इसमें 15 करोड़ हैं। 10 करोड़ आपकी मेहनत के लिए और 5 करोड़ मिशन के लिए। 10 करोड़, ये बहुत ज्यादा है। तीनों ने इनकार कर दिया, लेकिन अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अगर तुम लोग उन्हें खोज पाओ तो मैं तुम्हें 10 गुना इनाम दूंगा। 10 गुना मतलब 100 करोड़। अब तीनों जोश से भर गए। मिस्टर कपूर, चिंता मत कीजिए, हम चाहे कुछ भी करना पड़े, हम आपके माता पिता को खोज निकालेंगे। तीनों ने समर्पण और निष्ठा से कहा। अर्जुन ने संतुष्टि से सिर हिलाया और उन्हें जाने दिया। सिस्टम से नया इनाम। अचानक डिंग, 17वें दिन का इनाम, प्राथमिक दिवालियापन कार्ड प्राप्त हुआ। प्राथमिक दिवालियापन कार्ड। अर्जुन पूरी तरह से चौंक गया। अध्याय 78, नई शक्ति प्राप्त हुई। प्राथमिक दिवालियापन कार्ड, यह क्या है? आज के इनाम को देखकर अर्जुन कपूर चौंक गया। हालांकि कल मिले प्राथमिक बलपूर्वक अधिग्रहण कार्ड का प्रभाव जबरदस्त था, इसलिए यह प्राथमिक दिवालियापन कार्ड भी कुछ बड़ा ही होगा। प्राथमिक दिवालियापन कार्ड की ताकत। अर्जुन ने विवरण देखा और वह हैरान रह गया। प्राथमिक दिवालियापन कार्ड किसी भी कंपनी जिसकी कुल संपत्ति या बाजार मूल्य 50 अरब से कम हो, उसे एक झटके में 3 अरब का नुकसान पहुंचा सकता है। अगर सही समय पर उपयोग किया जाए तो यह सबसे बड़ा हथियार साबित होगा, खासतौर पर कपूर परिवार के खिलाफ। कब और कैसे इस्तेमाल किया जाए? पहली नज़र में ये कार्ड स्वाद ग्रुप के खिलाफ इस्तेमाल करने का बढ़िया मौका लग रहा था, लेकिन अर्जुन जानता था कि स्वाद ग्रुप को तो वह और ईशा पहले ही खत्म कर देंगे। इसका असली उपयोग मुझे कपूर परिवार पर करना चाहिए। कपूर कैपिटल ग्रुप, जो कपूर परिवार का सबसे मजबूत आधार था, अगर उस पर हमला किया जाए तो कपूर परिवार पूरी तरह से संकट में आ सकता है। पहले स्वाद ग्रुप को गिराओ, फिर कपूर कैपिटल ग्रुप को ध्वस्त करो। नई योजना तैयार। अब अर्जुन को सिस्टम को जल्द से जल्द लेवल 2 पर अपग्रेड करना था, ताकि उसे और भी उन्नत दिवालियापन कार्ड मिल सके। अगर उसे मध्यवर्ती दिवालियापन कार्ड या उन्नत दिवालियापन कार्ड मिल गया तो वह कपूर परिवार की अरबों की संपत्तियों को सीधा गिरा सकता था। नई चुनौती, कपूर परिवार की साजिश। इसी बीच मुंबई के एक आलीशान विला में घंटी बजी। यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के पूर्व सबसे बड़े शेयरधारक सुरेश नायर ने दरवाजा खोला। तुम लोग? बाहर काले कपड़ों में ढेरों गुंडे खड़े थे। सामने 2 लोग थे, राकेश कपूर यानी कपूर परिवार के मुखिया विजय कपूर का चौथा बेटा, यशपाल नायक, मुंबई के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन में से एक। मिस्टर नायर, हमें अंदर नहीं बुलाओगे? यशपाल नायक ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। सुरेश नायर, जो पहले ही अपनी कंपनी की हिस्सेदारी अर्जुन को बेचकर दूसरे स्थान पर आ चुका था, अब खुद को संकट में महसूस कर रहा था। लेकिन यशपाल नायक, जिसके पास सैकड़ों गुंडे थे, उसे नाराज करना खतरनाक हो सकता था। अंदर आइए। सुरेश नायर ने बेमन से उन्हें अंदर बुला लिया। अर्जुन को खत्म करना है। बैठते ही राकेश कपूर ने सीधा मुद्दा उठाया। सुनो, अर्जुन ने तुम्हारी कंपनी छीन ली। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। सुरेश नायर ने घूर कर देखा। तो कपूर परिवार तुमसे गठबंधन करना चाहता है? हम अर्जुन को तबाह कर सकते हैं। यशपाल नायक ने ठहाका लगाया। और जो काम मैं शुरू करता हूं वह अधूरा नहीं छोड़ता। सुरेश नायर गहरी सोच में डूब गया। क्या उसे कपूर परिवार का साथ देना चाहिए? अगर हाँ, तो वह अर्जुन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो वह यशपाल नायक जैसे खतरनाक आदमी का दुश्मन बन जाएगा। तो क्या सोचा? राकेश कपूर ने पूछा। सुरेश नायर मन ही मन सोच रहा था, क्या अर्जुन सच में हार सकता है, या फिर कपूर परिवार इस बार भी गलत साबित होगा? अर्जुन के सामने नई चुनौती। यहाँ अर्जुन को अब 2 मोर्चों पर लड़ना था। स्वाद ग्रुप के खिलाफ युद्ध शुरू करना, यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप को बचाना। लेकिन उसके पास अब प्राथमिक दिवालियापन कार्ड था, जो उसे बिल्कुल सही समय पर वार करने की शक्ति देगा। अब सवाल था, कपूर परिवार पहले हमला करेगा या मैं? अध्याय 79, कपूर परिवार की साजिश। सुरेश नायर को पहले से ही अंदाजा था कि कपूर परिवार यहाँ विजय कपूर के कहने पर आया होगा। जैसे ही उसने राकेश कपूर और यशपाल नायक को देखा, वह समझ गया कि उनका मकसद क्या है। मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मैं आपके कपूर परिवार और अर्जुन कपूर के बीच की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता। सुरेश नायर ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। हालांकि अर्जुन ने उसकी सबसे बड़े शेयरधारक की स्थिति छीन ली थी, फिर भी वह अर्जुन से नाराज नहीं था। अर्जुन को समर्थन देने का कारण, पहले मैं यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक था, लेकिन मेरी क्षमता सीमित थी। मैं इस कंपनी को आगे नहीं ले जा सकता था। लेकिन जब से अर्जुन कपूर ने विनहेक सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ डील साइन की और उनके मालिक से दोस्ती कर ली, तब से हमें पता चल गया कि वह कितने काबिल हैं। अब यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक अर्जुन कपूर था।
अगर कंपनी की वैल्यू 40 अरब या 50 अरब तक पहुंच जाती है तो कंपनी के अन्य शेयरधारकों को भी भारी फायदा होगा। राकेश कपूर की चालाकी। मिस्टर नायर, अगर आप हमारे कपूर परिवार के साथ मिल जाएं तो हम अर्जुन को कंपनी से बाहर कर देंगे। हम आपकी स्थिति को फिर से सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में बहाल कर सकते हैं। क्या आप इस प्रस्ताव पर विचार नहीं करेंगे? नहीं, सुरेश नायर ने साफ मना कर दिया। धमकी का नया खेल। अब तक राकेश कपूर ने कई अन्य शेयरधारकों को अपनी तरफ मिलाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। अगर आप हमारे साथ मिल जाते हैं तो हम तुरंत अर्जुन को चेयरमैन के पद से हटा देंगे। बस आपकी हाँ की जरूरत है। नहीं, सुरेश नायर अपने फैसले पर अडिग रहा। अब यशपाल नायक ने अपने गुंडों को इशारा किया। अगले ही पल उसके एक आदमी ने तस्वीरों का एक पुलिंदा निकालकर सुरेश नायर के सामने रख दिया। देख लो मिस्टर नायर। सुरेश नायर ने तस्वीरें उठाईं और देखते ही हैरान रह गया। यह मेरी बेटी। तस्वीर में उसकी बेटी थी जो किसी दूसरी जगह पढ़ाई कर रही थी। हम सब जानते हैं, यशपाल नायक ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। हमने तुम्हारी बेटी की हर मूवमेंट ट्रैक कर ली है। हमारे आदमी पहले ही वहां तैनात हैं। अगर तुम हमारे साथ हो जाते हो तो हम गारंटी देते हैं कि उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो हमें कोई गारंटी नहीं है। सुरेश नायर का गुस्सा। कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? तुम मेरी बेटी को किडनैप करने की धमकी दे रहे हो? धड़ाम। सुरेश नायर ने मेज पर जोरदार मुक्का मारा, लेकिन वह जानता था कि यशपाल नायक ऐसा करने से पीछे नहीं हटेगा। विकल्प ही क्या था? एक लंबी चुप्पी के बाद सुरेश नायर ने भारी मन से सिर झुका लिया। ठीक है, मैं कपूर परिवार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन को हटाने में तुम्हारी मदद करूंगा। माफ करना अर्जुन। उसने अर्जुन के लिए मन में माफी मांगी। कपूर परिवार की साजिश पूरी। राकेश कपूर और यशपाल नायक खुश हो गए। बहुत बढ़िया, अब हम कल से अर्जुन को गिराने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। उनका प्लान ये था कि सुबह तक अर्जुन कपूर को यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। गोल्फ कोर्स पर नया ड्रामा। उसी दोपहर अर्जुन कपूर, ईशा और दिया गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स पहुंचे। ये वीकेंड था इसलिए वहां भारी भीड़ थी, लेकिन चूंकि अर्जुन ही इस जगह का मालिक था उसे सबसे बेहतर गोल्फ कोर्स मिल गया। वे शांति से खेल रहे थे जब अचानक एक कोने से बहस की आवाज आई। ये गोल्फ कोर्स सिर्फ 3 लोगों के लिए। एक मोटा आदमी जो करीब 30-35 साल का था गुस्से में वहां के स्टाफ से बहस कर रहा था। मैं गौरव इंटरनेशनल का टॉप मेंबर हूं और मेरे साथ 12 लोग हैं। मुझे एक घटिया कोर्स क्यों दिया गया? लेकिन सर, ये पहले से ही बुक हो चुका था। स्टाफ ने विनम्रता से समझाया। किसने बुक किया है? मोटे आदमी ने गुस्से से पूछा। स्टाफ ने अर्जुन की तरफ इशारा किया। अब मोटा आदमी गुस्से में अर्जुन की ओर बढ़ा। मुझे ये गोल्फ कोर्स दे दो, मैं तुम्हारे सभी खर्चे भर दूंगा, उसने अहंकारी लहजे में कहा। अर्जुन का जवाब, नहीं, मुझे दिलचस्पी नहीं है। मोटा आदमी हैरान रह गया। ठीक है, 1 लाख दूंगा। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। 5 लाख। अर्जुन अब भी शांत था। 1 मिलियन। अब तो मान जाओ। अब मोटे आदमी ने धमकी दी। मैं गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के मालिक को जानता हूँ। अगर मैंने उसे कॉल कर दिया तो वह तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देगा। अर्जुन की हंसी छूट गई। तुम जानते हो कि मालिक कौन है? मोटे आदमी ने अहंकार से कहा। हाँ, और अगर तुम नहीं माने तो मैं उसे कॉल कर दूंगा। ठीक है, तो कर दो, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तभी मोटे आदमी का फोन बजा, लेकिन उससे पहले अर्जुन कपूर का फोन भी बज उठा। मोटे आदमी ने आश्चर्य से अर्जुन को देखा, क्योंकि फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स का असली मालिक था। अर्जुन कपूर। अब क्या होगा? अध्याय 80। गोल्फ कोर्स पर तमाशा। मोटे आदमी को कोई शक नहीं हुआ जब अर्जुन कपूर का फोन बजा, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने फोन उठाया मोटे आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि फोन पर अर्जुन की आवाज़ मोटे आदमी के मोबाइल से भी आ रही थी। तुम ही गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के मालिक हो? मोटा आदमी हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी फ़ोनबुक चेक की। अर्जुन कपूर, गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के नए मालिक, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। अब वह शर्मिंदगी से पसीने पसीने हो गया। बॉस अर्जुन, मैंने ऐसा कहने का मतलब नहीं रखा। मोटे आदमी ने डरते हुए माफ़ी मांगी। अर्जुन का करारा जवाब, क्या तुमने अभी अभी कहा था कि अगर फ़ोन लग गया तो मैं ब्लैकलिस्ट हो जाऊंगा? अब यह मैं कहता हूं, तुम्हें और तुम्हारे सभी परिचितों को इस गोल्फ कोर्स से हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। अर्जुन ने कर्मचारियों की ओर देखा और कहा, अभी इन्हें बाहर निकालो। कर्मचारी हक्का बक्का थे, लेकिन तुरंत बोले, जी सर। मोटे आदमी की बर्बादी। मोटे आदमी के साथ आए 12 अन्य ग्राहक भी बाहर निकाले गए। हमारी वजह से हमें बाहर निकाला गया। गुस्से में उन ग्राहकों ने मोटे आदमी पर ही भड़ास निकाल दी। हमारी डील यहीं खत्म, अब से हमें फ़ोन मत करना। तेरी वजह से हमारा भी नुकसान हुआ। अब मोटे आदमी की पूरी बिजनेस नेटवर्क खत्म हो गई थी। वह घुटनों के बल गिर पड़ा।
सब कुछ खत्म हो गया। खतरनाक खबर। गोल्फ खेलते समय अर्जुन का फोन फिर से बजा। कॉल करने वाला था विनय चौधरी। फोन उठाते ही विनय की घबराई हुई आवाज आई। अर्जुन, बुरी खबर है। मैंने अभी पता किया कि कपूर परिवार तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा कदम उठा रहा है। क्या? अर्जुन सतर्क हो गया। विजय कपूर का चौथा बेटा राकेश कपूर और मुंबई का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन यशपाल नायक मिलकर यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के शेयरधारकों से मिले हैं। वे तुम्हें चेयरमैन के पद से हटाने की साजिश रच रहे हैं। यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप पर हमला। विनय ने आगे बताया, मैंने अपनी इंटेलिजेंस टीम भेजी थी। उन्होंने ये पुष्टि की कि कपूर परिवार ने कई शेयरधारकों को अपने पक्ष में करने के लिए भारी पैसा और धमकियां दी हैं। उनका मकसद है कि तुम्हें कंपनी से बाहर कर दें। अर्जुन की प्रतिक्रिया। तो उन्होंने आखिर हमला कर ही दिया। अर्जुन को पहले ही शक था कि कपूर परिवार इतनी आसानी से शांत नहीं रहेगा। अब शक सच्चाई बन चुका था। विनय, तुरंत पता करो कि कौन कौन से शेयरधारक बिक चुके हैं। और हाँ, एक और काम करो, कपूर परिवार को गलत जानकारी दो। विनय चौधरी चौंक गया। मतलब, उन्हें ऐसा लगे कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमें उनका विश्वास दिलाना होगा कि वे जीत रहे हैं, तभी हम सही वक्त पर वार कर सकते हैं। अर्जुन का मास्टर प्लान। अब अर्जुन ने फैसला कर लिया। पहले कपूर परिवार को झूठे आत्मविश्वास में रखना, फिर अचानक एक जबरदस्त वार करना, यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप को बचाना, कपूर परिवार के खिलाफ प्राथमिक दिवालियापन कार्ड का उपयोग करना। अब अर्जुन ने असली युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। अध्याय 81। चिंता मत करें मिस्टर अर्जुन, जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं आपको सूचित करूंगा। ठीक है, धन्यवाद मिस्टर विनय। अर्जुन कपूर ने उनका धन्यवाद किया। ठीक है, जब यह मामला सुलझ जाएगा तो मैं मिस्टर विनय को खाने पर आमंत्रित करूंगा। अर्जुन को सच में विनय चौधरी का आभार व्यक्त करना था। फोन काटने के बाद अर्जुन ने कुछ संदेश भेजे, खासकर सृष्टि कपूर को, ताकि वह कपूर परिवार की इस गुप्त योजना के बारे में अधिक जानकारी निकाल सके। मुझे किसी तरह से एक विशाल खुफिया नेटवर्क तैयार करना होगा या कुछ ऐसा ही, अर्जुन ने मन ही मन सोचा और योजना बनाई। तभी सिस्टम की आवाज आई। डिंग। विशेष कार्य पूर्ण। सान्या नायर और वेदिका पटेल के साथ सप्ताहांत बिताने का वादा किया। बधाई हो, आपको नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप का 12% स्वामित्व प्राप्त हुआ है। अब आप नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं और इसके नए अध्यक्ष भी बन गए हैं। बधाई हो, आपको 67 अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं। अब 12% स्वामित्व हाथ में होने के बाद अर्जुन के पास नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप का कुल 27% स्वामित्व हो चुका है। अब सिर्फ 23% स्वामित्व और चाहिए ताकि वह 50% का लक्ष्य पूरा कर सके और पूरी कंपनी पर नियंत्रण हासिल कर सके। अगर सिस्टम कुछ और मिशन या इनाम दे दे तो अर्जुन जल्द ही नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप का संपूर्ण मालिक बन सकता है। अब जबकि अर्जुन सबसे बड़ा शेयरधारक और कंपनी का अध्यक्ष बन चुका था, उसकी शक्ति और प्रभाव काफी बढ़ गए थे। अब वह नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के सभी सामान्य बॉडीगार्ड्स को अपने अनुसार तैनात कर सकता था। 3 विशेष टॉप सिक्योरिटी टीमों में से एक टीम को नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप का सबसे बड़ा मालिक होने के नाते वह किसी भी समय तैनात कर सकता था। हालांकि यदि उसे तीनों विशेष टीमें एक साथ चाहिए होती तो उसे अभी भी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती। लेकिन अगर अर्जुन 50% से अधिक स्वामित्व प्राप्त कर लेता तो वह तीनों विशेष टीमों को अपनी इच्छानुसार हिला सकता था। अब जब यह विशेष मिशन पूरा हो गया था, अर्जुन को और भी अच्छा महसूस हुआ। अभी समय था, इसलिए अर्जुन और वेदिका पटेल ने यम ग्रुप पर आगे पीछे से हमला करने की रणनीति पर चर्चा की। समय धीरे धीरे बीत रहा था, तभी सृष्टि कपूर का संदेश आया। सृष्टि ने बताया कि यह पूरी योजना राकेश कपूर द्वारा तैयार की गई थी और इसे अंजाम देने का काम सिर्फ वही कर रहे थे। पूरा कपूर परिवार भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। अर्जुन को ज्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन विनय चौधरी के पास एक महत्वपूर्ण खबर थी। कपूर परिवार ने इस मिशन की सुरक्षा को पूरी तरह गुप्त रखा था, लेकिन वे यशवर्धन ठाकुर को भूल गए थे। यशवर्धन की सुरक्षा व्यवस्था उतनी सख्त नहीं थी। इसका फायदा उठाते हुए विनय चौधरी ने कुछ लोगों को पैसा देकर यह जानकारी निकलवा ली कि राकेश कपूर और यशवर्धन ठाकुर ने मिलकर यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के शेयरधारक सुरेश नायर को ब्लैकमेल किया था। उन्हें धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया तो उनकी बेटी सान्या नायर को नुकसान होगा। सिर्फ सुरेश नायर ही नहीं, यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के 2 अन्य शेयरधारकों को भी धमकाकर इस योजना में शामिल किया गया था। शुक्रिया बॉस विनय, अर्जुन ने जवाब दिया। अब उसे और भी एहसास हो रहा था कि एक मजबूत खुफिया नेटवर्क कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर वह खुद का एक शक्तिशाली खुफिया नेटवर्क तैयार कर ले तो ये बेहद उपयोगी साबित होगा। मिस्टर अर्जुन, अब आप क्या करने जा रहे हैं? विनय चौधरी ने पूछा। हालांकि उनका खुफिया नेटवर्क मजबूत था, लेकिन यशवर्धन ठाकुर जैसे व्यक्ति से टकराने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। मत भूलो कि मेरा नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप से क्या रिश्ता है, अर्जुन ने उत्तर दिया।
अब जब वह नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप का सबसे बड़ा मालिक और अध्यक्ष था, तो उसे यशवर्धन ठाकुर जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। सामान्य गुंडों और लड़ाकों की बात करें तो अर्जुन के पास पूरी सिक्योरिटी एजेंसी थी जो यशवर्धन ठाकुर के गुंडों को बुरी तरह पछाड़ सकती थी। हाँ, मिस्टर अर्जुन सही कह रहे हैं, विनय चौधरी ने भी सहमति जताई। अब अर्जुन के पास कपूर परिवार की योजना को नाकाम करने का एक स्पष्ट तरीका था। उसने तुरंत नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप की 2 सामान्य बॉडीगार्ड टीमों को बुलाया और उन्हें यशवर्धन ठाकुर के गुंडों को रोकने और सान्या नायर को सुरक्षित करने का काम सौंपा। इसके साथ ही उसने यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के अन्य 2 शेयरधारकों की भी सुरक्षा का इंतजाम कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने एक बैकअप योजना भी बनाई ताकि कोई भी अप्रत्याशित घटना होने पर उसे संभाला जा सके। अब चाहे कपूर परिवार कुछ भी कर ले, लेकिन अर्जुन इस लड़ाई में पहले से ही जीत चुका था। अब वह देखना चाहता था कि कल राकेश कपूर और यशवर्धन ठाकुर क्या करने वाले हैं। गोल्फ खेलकर अर्जुन और वेदिका पटेल घर लौट आए। अगली सुबह सिस्टम की आवाज़ फिर आई, डिंग। संबंध तोड़ने के 18वें दिन का इनाम, गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का 30% स्वामित्व। अब अर्जुन को पूरे गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का 30% हिस्सा मिल गया था, जो कि जोंगहाई प्रांत की सबसे ताकतवर निजी जासूसी एजेंसी थी। अब अर्जुन के पास न केवल सुरक्षा बलों की एजेंसी थी, बल्कि देश के सबसे बड़े खुफिया नेटवर्क में से एक पर भी उसका अधिकार था। अब ये देखकर कपूर परिवार को और भी बड़ा झटका लगने वाला था। अध्याय 82। आज के इनाम को देखकर अर्जुन कपूर बेहद खुश हुआ। सिस्टम सच में बहुत विचारशील है। कल ही उसने ये शिकायत की थी कि उसका कोई मजबूत खुफिया नेटवर्क नहीं है और वह खबरों को समय पर प्राप्त नहीं कर पा रहा है। और आज सिस्टम ने उसे गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के 30% स्वामित्व का इनाम दे दिया, जिससे उसे इस एजेंसी के 1/3 हिस्से का मालिकाना हक मिल गया। ये तो बहुत सही समय पर मिला इनाम था। गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी जोंगहाई प्रांत की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी निजी जासूसी एजेंसी है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि इस एजेंसी की कुल संपत्ति कुछ ही अरब की थी, लेकिन इसकी असली ताकत सूचना तंत्र में थी। गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का नेटवर्क सिर्फ जयपुर में ही नहीं, बल्कि पूरे जोंगहाई प्रांत में बेहद मजबूत था। अगर इसकी तुलना करें तो विनय चौधरी के खुफिया नेटवर्क के सामने ये कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था। अब जब अर्जुन को गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के 1/3 हिस्से का मालिकाना हक मिल गया था, तो ये भी कहा जा सकता है कि अब वह इस शक्तिशाली सूचना तंत्र का 1/3 नियंत्रण प्राप्त कर चुका था। और यह ठीक वही चीज़ थी जिसकी उसे ज़रूरत थी। और चूंकि इस एजेंसी की कुल संपत्ति ज़्यादा नहीं थी, इसलिए इसे पूरी तरह से खरीदना भी अर्जुन के लिए आसान था। अगर सिस्टम ने ऐसे 2 और इनाम दिए या कोई और मिशन मिला, तो अर्जुन पूरी गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का मालिक बन सकता था। अगर ऐसा हो जाए तो इस एजेंसी का पूरा नेटवर्क अर्जुन कपूर के अधीन आ जाएगा। और इसी के साथ अपने माता पिता को खोजने में भी यह नेटवर्क अर्जुन की बहुत मदद करेगा। आज का इनाम तो बहुत ही शानदार है, अर्जुन ने मन ही मन सोचा। तभी सिस्टम की आवाज़ फिर आई, डिंग। मिशन जारी, कपूर परिवार की योजना को नाकाम करना और राकेश कपूर एवं यशवर्धन ठाकुर को करारा जवाब देना। मिशन इनाम, गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का 35% स्वामित्व। मिशन इनाम, 53 अनुभव अंक। अभी अभी अर्जुन ने सोचा था कि अगर सिस्टम एक और इनाम दे दे तो वह पूरी गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का मालिक बन सकता है। और अब सिस्टम ने तुरंत एक मिशन दे दिया। पहले से ही अर्जुन कपूर राकेश कपूर और यशवर्धन ठाकुर की योजना को ध्वस्त करने वाला था, और अब सिस्टम ने इसे एक इनाम से जोड़ दिया, जिससे ये सोने पर सुहागा बन गया। अगर वह यह मिशन पूरा कर लेता है तो उसे 35% और हिस्सेदारी मिल जाएगी। पहले से अर्जुन के पास 30% हिस्सेदारी थी और अब 35% और मिल जाने के बाद वह 65% स्वामित्व के साथ गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का पूर्ण मालिक बन जाएगा। अब सिर्फ एक और मौका चाहिए और फिर अर्जुन पूरी एजेंसी पर कब्जा कर लेगा और इसका शक्तिशाली खुफिया नेटवर्क उसके नियंत्रण में आ जाएगा। अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। अब वह बेसब्री से राकेश कपूर और यशवर्धन ठाकुर के अगली चाल चलने का इंतजार कर रहा था। दोपहर का समय आया। यशवर्धन ठाकुर अपने दर्जनों गुंडों के साथ और राकेश कपूर यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के ऑफिस में जबरदस्त अंदाज में दाखिल हुए। उनका स्वागत करने के लिए पहले से ही एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। यह कोई और नहीं बल्कि फिरोज मेहता था, जो पहले यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक था, लेकिन अब तीसरे स्थान पर आ गया था। फिरोज मेहता यशवर्धन ठाकुर और राकेश कपूर का सबसे बड़ा सहयोगी था। यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के बाकी शेयरधारकों को यशवर्धन ठाकुर की धमकियों के कारण जबरदस्ती साथ दिया गया था, लेकिन फिरोज मेहता खुद इस साजिश में शामिल हुआ था। उसने स्वेच्छा से अर्जुन कपूर के खिलाफ गद्दारी की थी। फिरोज मेहता को लगता था कि अर्जुन कपूर जैसे एक नवयुवक की कोई औकात नहीं थी कि वह शक्तिशाली कपूर परिवार से टकरा सके। इसलिए जैसे ही उसे मौका मिला, उसने अर्जुन के खिलाफ जाना और कपूर परिवार से हाथ मिला लिया। मिस्टर राकेश, मिस्टर यशवर्धन, आप आ ही गए।
फिरोज मेहता ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ दोनों का स्वागत किया। राकेश कपूर को ऐसे अवसरवादी लोग पसंद आते थे क्योंकि उनके कारण उसकी योजनाएं और आसान हो जाती थीं। क्या यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के सभी शेयरधारक यहाँ आ चुके हैं? राकेश कपूर ने पूछा। हाँ, सब आ चुके हैं, सिवाय अर्जुन कपूर के, फिरोज मेहता ने पक्का जवाब दिया। इस बैठक की जानकारी अर्जुन को दी ही नहीं गई थी। योजना ये थी कि अर्जुन को कुछ पता चले उससे पहले ही उसे कंपनी से पूरी तरह से अलग कर दिया जाए और उसे चेयरमैन पद से हटा दिया जाए। बहुत बढ़िया। राकेश कपूर और यशवर्धन ठाकुर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अब वे अपनी जीत को पहले ही देख सकते थे। अर्जुन कपूर, तुम्हारा घमंड बहुत हो गया, अब तुम कुछ भी नहीं रहोगे। चलो, सब अंदर चलो। राकेश कपूर के इशारे पर सभी बैठक कक्ष की ओर बढ़े। कुछ मिनट बाद बैठक कक्ष में यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के कई शेयरधारक पहले से ही मौजूद थे। अचानक दर्जनों गुंडों के साथ राकेश कपूर और यशवर्धन ठाकुर अंदर घुसे। उन्हें देखकर सभी शेयरधारक चौंक गए। मिस्टर फिरोज, ये हमारी आंतरिक शेयरधारकों की बैठक है, बाहर के लोगों को यहाँ लाने का क्या मतलब? ये सही नहीं लग रहा, ये लोग कौन हैं? कुछ शेयरधारकों ने असंतोष जताया। ओह, यह मिस्टर कपूर और मिस्टर ठाकुर हैं, फिरोज मेहता ने गर्व से कहा। शेयरधारकों ने सुरेश नायर की ओर देखा। वह चुप था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी यशवर्धन ठाकुर खड़ा हुआ और गरजा, कोई हरकत मत करना। उसके इशारे पर दर्जनों काले कपड़े पहने गुंडे अंदर घुस गए। अपने फ़ोन निकालो और हमें दे दो, यशवर्धन ठाकुर ने आदेश दिया। हम ऐसा क्यों करें? ये हमारा निजी सामान है। कुछ शेयरधारकों ने विरोध किया। क्योंकि अगर तुमने नहीं दिया तो हम तुम्हें देने पर मजबूर कर देंगे। गुंडों ने जेब से बंदूकें निकाल लीं। शेयरधारकों के पास कोई और चारा नहीं था। अब अर्जुन कपूर को इस साजिश की खबर देना असंभव हो गया था। अध्याय 83। मोबाइल फ़ोन जबरदस्ती छीन लिए जाने के बाद सभी शेयरधारकों का मनोबल टूट चुका था। इस समय वे सभी समझ गए थे कि अब क्या होने वाला था। आज अर्जुन कपूर को छोड़कर बाकी सभी शेयरधारक मौजूद थे और उनके सामने राकेश कपूर, जो कपूर परिवार का मुख्य सदस्य था, और उसके साथ यशवर्धन ठाकुर, जो जयपुर के अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम था, बैठे थे। इन लोगों का मकसद क्या था, ये किसी से छिपा नहीं था। अब जब उनके मोबाइल फ़ोन भी छीन लिए गए तो अर्जुन कपूर को खबर देने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब क्या करें? जब से अर्जुन कपूर ने वर्हेक सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ करार किया था, तब से कई शेयरधारकों को यह एहसास हो गया था कि अर्जुन कपूर की क्षमता असाधारण है। वे समझ चुके थे कि अर्जुन ही उनकी यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप को आगे बढ़ा सकता है। अगर कंपनी अच्छी तरह से बढ़ती है तो उनकी संपत्ति और लाभ भी बढ़ेंगे। इसलिए वे अर्जुन के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान थे। लेकिन अब यशवर्धन ठाकुर की आक्रामकता और धमकियों के सामने वे पूरी तरह असहाय महसूस कर रहे थे। अब उन्हें सिर्फ किसी चमत्कार की उम्मीद थी। ठीक है मिस्टर सुरेश, कृपया समूह की नई नियुक्तियों की घोषणा करें। फिरोज मेहता ने सुरेश नायर की ओर देखा। सुरेश नायर, जो पहले अर्जुन कपूर का समर्थक था, अब यशवर्धन ठाकुर के दबाव में था। मिस्टर सुरेश, अपनी बेटी के बारे में सोचो। वह भी अपने जीवन के सबसे अच्छे दौर में है। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो बहुत बुरा होगा। यशवर्धन ठाकुर ने सुरेश के कान में फुसफुसाया। तुम? सुरेश नायर ने गुस्से से यशवर्धन ठाकुर की ओर देखा, लेकिन वह लाचार था। ठीक है, वह भारी मन से खड़ा हुआ और धीरे धीरे पढ़ने लगा। आज से कंपनी के उपाध्यक्ष जहीर अहमद को उनके पद से हटा दिया जाता है और उनकी जगह पर नवीन अग्रवाल को नियुक्त किया जाता है। मानव संसाधन विभाग के प्रमुख वेद प्रकाश को बर्खास्त कर दिया जाता है और उनकी जगह मोहित बंसल को नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा एक एक कर सभी उन लोगों को पदच्युत किया जा रहा था जो अर्जुन कपूर के प्रति निष्ठावान थे, और उनकी जगह ऐसे लोगों को रखा जा रहा था जो या तो फिरोज मेहता के समर्थक थे या सीधे राकेश कपूर और यशवर्धन ठाकुर द्वारा नियुक्त किए गए थे। अगर यह आदेश लागू हो जाता तो अर्जुन कपूर पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाता। मुझे स्वीकार नहीं है। किस आधार पर मुझे हटाया जा रहा है? मैं भी विरोध करता हूँ। नवीन अग्रवाल को मेरी जगह क्यों नियुक्त किया जा रहा है? मैंने इतने सालों तक मेहनत की है और अब मुझे बिना किसी कारण बाहर किया जा रहा है। यह क्या हो रहा है? कई वरिष्ठ अधिकारी विरोध में खड़े हो गए। ओह, अगर किसी को कोई आपत्ति है तो सामने आकर कहे। यशवर्धन ठाकुर आगे आया और पास की एक लकड़ी की कुर्सी पर जोरदार लात मारी। धड़ाम, कुर्सी टुकड़ों में बिखर गई। ये देखकर सभी लोग सन्न रह गए। जो लोग अर्जुन कपूर के समर्थक थे वे अब चुप हो गए। जिन्होंने पहले तटस्थ रवैया अपनाया था वे भी अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अब अगला कदम था अर्जुन कपूर को पूरी तरह से हटाना। अब अगले विषय पर चर्चा की जाए, फिरोज मेहता ने गला खनखारते हुए कहा। जब से अर्जुन कपूर हमारी यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप में आए हैं, उन्होंने सिर्फ दुश्मन बनाए हैं और कंपनी को संकट में डाल दिया है। वह आत्मविश्वास से बोला, खासतौर पर जब उन्होंने खुद को चेयरमैन बना लिया।
क्या किसी पागल व्यक्ति को हमारी कंपनी का नेता होना चाहिए? मुझे लगता है कि आज के अवसर का फायदा उठाकर हम सभी को इस प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए कि अर्जुन कपूर को कंपनी के चेयरमैन पद से हटा दिया जाए। मैं सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। फिरोज मेहता के अनुयायियों ने फौरन समर्थन दिया। इसके बाद राकेश कपूर और यशवर्धन ठाकुर ने धमकी भरी नज़रों से अन्य शेयरधारकों की ओर देखा। जो लोग दबाव में थे उन्होंने भी धीरे धीरे हामी भर दी। ठीक है, मैं भी सहमत हूँ। क्षमा करें अर्जुन साहब, लेकिन हमें भी यह स्वीकार करना होगा। अब हालात अर्जुन कपूर के खिलाफ पूरी तरह से मुड़ चुके थे। अब फैसला हो चुका है। फिरोज मेहता बोलने ही वाला था कि एक दमदार आवाज़ गूंजी, मुझे हटाना चाहते हो? तुम्हारी इतनी औकात? अगले ही पल अर्जुन कपूर आत्मविश्वास के साथ दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। पूरा कमरा एकदम सन्नाटे में चला गया। अर्जुन साहब, आप आ गए। उनके समर्थक अचानक खुश हो गए। इसके विपरीत राकेश कपूर और यशवर्धन ठाकुर स्तब्ध रह गए। ये योजना में नहीं था। यशवर्धन ठाकुर ने बुदबुदाया, अब क्या? राकेश कपूर ने गुस्से में दांत पीसे। हाँ, अब आ भी गए तो क्या? फैसला हो चुका है। राकेश कपूर हंसा, अब बहुत देर हो चुकी है। बहुत देर? अर्जुन कपूर मुस्कुराया, क्या तुम्हें लगता है कि इन कुछ बिके हुए लोगों के दम पर तुमने फैसला कर लिया? बिल्कुल, राकेश कपूर ने आत्मविश्वास से कहा। सुरेश नायर, क्या तुम सहमत हो? यशवर्धन ठाकुर ने गहरी आवाज में पूछा। सुरेश नायर हिचकिचा रहा था। क्यों देर कर रहे हो? अपनी बेटी के बारे में सोचो, यशवर्धन ठाकुर ने कड़वी आवाज में कहा। सुरेश नायर के माथे से पसीना टपकने लगा। अब वह एक निर्णय लेने वाला था। हे भगवान, मिस्टर अर्जुन, मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर हूँ। उसने सिर झुका लिया। हाँ, अर्जुन कपूर, अब तुम हार चुके हो। राकेश कपूर ने ठहाका लगाया। लेकिन तभी अर्जुन कपूर ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और बोला, अब तक तुम लोग खेल रहे थे, अब मेरी बारी। अध्याय 84। दोनों की योजना पूरी तरह से नाकाम हो गई थी। माफी मांगने की जल्दी मत करो, पहले कुछ तस्वीरें देख लो। ये कहते हुए अर्जुन कपूर ने अपने साथ लाए बैग से एक लिफाफा निकाला और सुरेश नायर को सौंप दिया। सुरेश नायर ने आश्चर्य से लिफाफा खोला और उसमें से तस्वीरें निकालीं। पहली तस्वीर में एक टीम विशेष बॉडीगार्ड्स की थी जिन्होंने काले कपड़ों में दर्जन भर गुंडों को पकड़ा हुआ था। दूसरी तस्वीर में वे गुंडे पुलिस स्टेशन में भेजे जा रहे थे। अर्जुन साहब, यह क्या है? सुरेश नायर ने हैरानी से पूछा। इनसे पूछो, इन्हें सब पता होगा। अर्जुन कपूर ने बगल में खड़े यशवर्धन ठाकुर की ओर इशारा किया। सुरेश नायर आगे बढ़े और तस्वीरें यशवर्धन ठाकुर को दीं। क्या बकवास है? यशवर्धन ठाकुर ने पहले लापरवाही से तस्वीरें लीं और एक सरसरी नज़र डाली। पर जैसे ही उन्होंने तस्वीरों को ध्यान से देखा, उनका चेहरा अचानक बदल गया। मेरे लोग इस हाल में कैसे आ गए? यशवर्धन ठाकुर चौंक गए। ये दर्जन भर लोग तुम्हारे ही आदमी थे जिन्हें तुमने मेरी बेटी को किडनैप करने के लिए भेजा था। अब मेरे बॉडीगार्ड्स ने इन्हें सही जगह पहुंचा दिया है। अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे बॉडीगार्ड्स अभी भी तुम्हारी बेटी के साथ हैं। मैं पूरी गारंटी देता हूं कि अब उसकी सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आएगी। ये सुनकर सुरेश नायर की आंखों में चमक आ गई। अर्जुन साहब, क्या ये सच है? सुरेश नायर को यकीन नहीं हो रहा था। अगर भरोसा नहीं है तो अपनी बेटी को फ़ोन करके पूछ लो, या चाहो तो मेरे बॉडीगार्ड से उसे सुरक्षित यहाँ लाने के लिए कह दो। अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में जवाब दिया। इस पर सुरेश नायर ने तुरंत अपनी बेटी को कॉल किया। पापा, अभी कुछ देर पहले कुछ लोग मुझे किडनैप करने आए थे, लेकिन अचानक कुछ प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स आ गए और उन्होंने उन्हें काबू में कर लिया। ये बॉडीगार्ड्स कह रहे थे कि वे आपके दोस्त के भेजे हुए हैं। सुरेश नायर की बेटी ने फ़ोन पर कहा। हाय राम! सुरेश नायर ने गहरी सांस ली। उनकी बेटी अब सुरक्षित थी। तूने सच में मेरी बेटी को किडनैप करने की साजिश रची थी। अब सुरेश नायर की नज़रें गुस्से से जल रही थीं। उन्होंने गुस्से में यशवर्धन ठाकुर की ओर देखा, पर यशवर्धन ठाकुर कुछ नहीं बोले। उनका ध्यान अभी भी उन तस्वीरों पर था। उन्होंने जो लोग भेजे थे वे सभी लड़ाई में बहुत ताकतवर थे। हर कोई कम से कम 2-3 लोगों से अकेले लड़ सकता था, लेकिन फिर भी अर्जुन कपूर के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें इतनी आसानी से हरा दिया। ये कैसे हुआ? यशवर्धन ठाकुर बड़बड़ाए। राकेश कपूर, जो पास खड़ा था, उसकी मुस्कान भी अब फीकी पड़ चुकी थी। मैं अर्जुन कपूर को चेयरमैन पद से हटाने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। अब सुरेश नायर की आवाज़ में आत्मविश्वास लौट आया था। अर्जुन कपूर इस ग्रुप के लिए सबसे उपयुक्त नेता हैं। साथ ही मेरी पिछली दी गई नियुक्तियों को भी मैं निरस्त करता हूं। सुरेश नायर ने जोड़ते हुए कहा। और हाँ, कुछ और चीज़ें भी हैं। ये कहते हुए अर्जुन कपूर ने कुछ और लिफाफे वहां मौजूद उन शेयर धारकों को सौंप दिए जिन्हें राकेश कपूर और यशवर्धन ठाकुर ने ब्लैकमेल किया था। उनके खिलाफ भी अर्जुन कपूर ने पहले से बंदोबस्त कर रखा था। शुक्रिया अर्जुन साहब, मैं भी आपको हटाने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं भी नहीं। कुछ ही पलों में माहौल पूरी तरह बदल चुका था।
अब राकेश कपूर, फिरोज मेहता और उनके लोग अल्पसंख्यक रह गए थे। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि फिरोज मेहता, नवीन अग्रवाल, मोहित बंसल और उनके समर्थकों को कंपनी से बाहर कर दिया जाए। सुरेश नायर ने घोषणा की। कुल मिलाकर इन गद्दारों के पास सिर्फ 20% शेयर थे। मैं सहमत हूं, मैं भी सहमत हूं, मैं भी। अर्जुन कपूर ने भी समर्थन किया। अब 70% से अधिक शेयर धारकों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट कर दिया था। फिरोज मेहता, नवीन अग्रवाल, मोहित बंसल, अब तुम्हारी कंपनी में कोई जगह नहीं। अपने सामान समेटो और बाहर निकलो। अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। अब ये लोग पूरी तरह हार चुके थे। अर्जुन, तू? राकेश कपूर हक्का बक्का था। अब क्या? अर्जुन कपूर ने पूछा। तुम्हारी ये घटिया प्लानिंग बस इतनी ही थी? मुझे हटाने चले थे? हाँ हाँ हाँ, अर्जुन कपूर ने ठहाका लगाया। इतने महीनों की प्लानिंग का यही रिजल्ट? हद है, बकवास बंद कर। यशवर्धन ठाकुर अब बातों से हार चुका था। उसने गुस्से में आकर अर्जुन कपूर पर हमला करने की कोशिश की, पर अर्जुन कपूर पहले ही तैयार था। धड़ाम! अर्जुन कपूर की जोरदार लात यशवर्धन ठाकुर के सीने पर लगी और वो सीधा राकेश कपूर के ऊपर जा गिरा। दोनों जमीन पर पड़े कराह रहे थे। राकेश कपूर, जाकर अपने बाप को बता देना, तुम्हारी चालें फेल हो चुकी हैं। अब मेरी बारी है। अब राकेश कपूर और यशवर्धन ठाकुर के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। उन्हें अब एहसास हो चुका था, हमने किससे पंगा ले लिया है। इन सभी को कंपनी से बाहर फेंक दो। अर्जुन कपूर ने सिक्योरिटी गार्ड्स को हुक्म दिया। कुछ ही मिनटों में राकेश कपूर, यशवर्धन ठाकुर, फिरोज मेहता और उनके गुर्गों को यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के मुख्य द्वार से बाहर फेंक दिया गया। आज अर्जुन कपूर ने न केवल अपनी कुर्सी बचाई, बल्कि अपने सबसे बड़े दुश्मनों को धूल भी चटा दी।